वोट एंड सपोर्ट करें हमारे बंदे को। बैनर लगे हुए हैं। बिरयानी मिल रही है, खाने हो रहे हैं, एनुअल डिनर हो रहा है, जैसे कुछ लोग एनिमल डिनर कहते हैं। ऑरेंज ग्रेवी में फैला हुआ है पूरा समा, मैशर का मंजर पेश कर रहे हैं। काले कोट पहनने वाले केप क्रूसेडर्स जा रहे हैं, फिर रहे हैं। कोर्ट में आपको सिर्फ जो है काला कोट मिल रहा है। 90 दिन से इलेक्शन होने से अगर मसला हल हो रहा होता तो मसला दस्तरस और बस, 90 दिन की हवस और बस। कानून वो है जो मुकन्निना की मर्जी है, और मुकन्निना की नहीं, अदलिया की मर्जी है। तो आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात कर जिसकी रहे हैं? लाठी और उसकी भैंस तो जरूर है मौजूद। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना था 50 साल में आइन को तब्दील हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट में इसका एग्जाम लिया जाता है। ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए टेस्ट दे रहे हैं और 3 सवाल गलत आए। हाथ उठा के हमने कहा ये सवाल गलत है, इनको ठीक करो। किसी ने मेरा बाजू पकड़ के नीचे बैठ जा, सब पास हो जाएंगे। चल, ये हालात है। एवरीबडी इज इंटिमिडेटेड बाय लॉयर्स बट व्हेन दे नीड वन दे आर आफ्टर वन। सियासत में मुश्किल कुशा कौन है? वकीलों ने संभाला आगे। वकीलों ने संभाला हुआ है ना, अभी वकील देखिए संभालते। जी, वकील ही ने डाली हुई है नकील। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान एक वकील साहब हैं, और अगर मैं इनको सिर्फ वकील कहूँ तो ये इनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि इन्होंने वकालत के साथ साथ अदब के हवाले से जो काम किए हैं, ज़बानों के हवाले से जो इनकी मालूमात है, फ़ारसी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और बहुत सी जहतों में इनका काम रहता है। हम देखते रहते हैं ऑफ द स्कूल में फ़ारसी पढ़ाते रहे हैं। मेरी मुराद है जनाबे मोहम्मद अली साहब से। क्या हाल है अली भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से आप हैं? बताएं। अलैकुम अस्सलाम। अरे हम क्या बताएं, हमने तो आपको सुनने के लिए बुलाया है। अच्छा, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। असल में आप भी अली भाई कोर्ट से आए हैं, और कोर्ट में ज़ाहिर है कि लिटिगेशन एक बड़ा डिफ़िकल्ट एक काम है, और वकीलों के साथ तो एक बड़ा मसला ये भी है ना कि आप तो हर वक्त जुगतों के लिए, तानों के लिए, जुमलों के लिए तैयार रहते हैं कि अब किसी ने कोई ना कोई तो जुगत लगानी है। और लोग साहिब औलाद होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वो शेर है कि वो पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। हालांकि ये बड़ा नामुनासिब शेर है, और बल्कि इस शेर के साथ एक जुल्म ये भी है कि उसको पता नहीं क्यों अल्लामा इकबाल के शेर बताया जाता है। हाँ। हालांकि इकबाल खुद वकील थे। मतलब उन लोगों की अज़मत को सलाम है जो फेसबुक पे शेर के बाद अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। अल्लामा इकबाल खुद वकील थे। अच्छा, हम बात आपसे शुरू करेंगे यहाँ से कि इस वक्त एक बड़ा मसला जो टीन एजर्स को दरपेश है, और बल्कि टीन एजर्स क्या, उनसे जुड़े हुए तमाम लोग ही इस मसले को फेस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हरासमेंट के तो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रही है, मोबाइल लोगों के दस्तरस में आ रहे हैं, नए अकाउंट्स बन रहे हैं, और ज़ाहिर है कि उस तरह से अवेयरनेस हमारे यहाँ सेफ्टी के हवाले से है भी नहीं। टीनेजर्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत से मामला ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हम चाइल्ड ग्रूमिंग के केसेस देख रहे होते हैं, या फिर अब्यूज़ की बहुत सारी फॉर्म सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रही होती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि एथिकल मसाइल भी हैं, इस पर मजहबी नुक्ते निगाह भी है, इसमें जो साइकोलॉजिकल मसाइल उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए होते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन आप एक वकील की हैसियत से हमें बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का मामला किसी को दरपेश है कि उसके बेटे को या बेटी को अब्यूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और किसी तरह से हिरासमेंट का मसला है, तो एक आम आदमी क्या करे? वो किस तरह से रुजू करे रियासत से, और किस तरह से वो इंसाफ का तलबगार हो सकता है? अच्छा, ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने किया, जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई। लोग जिनके साथ ऐसे मसाइल पेश आते हैं, मसलन ग्रूमिंग के, या उनको हरास किया जाता है सोशल मीडिया पे, स्टॉक किया जाता है सोशल मीडिया पे, उनका मजाक उड़ाया जाता है सोशल मीडिया पे, जिससे मुराद आपके सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये जहाँ ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हुई, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का इतलाक़ हो जाएगा बरक़ी तौर पे, जिसको इलेक्ट्रिक है। आपने किसी को मैसेज किया, SMS किया, आपने किसी को फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यू नेम इट वी हैव इट, उस रेल में FIA इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अच्छा, उसकी शिकायत दर्ज करने का तरीका भी बहुत आसानी है। FIA का पोर्टल है, वहाँ आप लॉगिन करके अपनी डिटेल डालते हैं, और जो शिकायत है उसको लिख देते हैं, और उसके बाद सबमिट कर देते हैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, जिसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस पूरा और नंबर। तो आपसे वो टीम खुद रब्ता करती है। या कराची में यहाँ पर FIA का जो दफ्तर है जो साइबर क्राइम्स देखता है, वो दारुस्सेहत अस्पताल के पास है, गुलिस्तान जौहर में। वहाँ लोग जाकर अपनी शिकायत खुद दर्ज करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होते हुए भी मैंने देखा, और इसका अब्यूज़ होते हुए भी मैंने देखा है। फ़ायदे पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब्यूज़ तो हर चीज़ की हो सकती है। फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट इंसाफ मुतवक्किल है और मिल जाता है। ग़ालिबन 6 या 7 साल पुरानी बात है, रमज़ान का आखिरी दिन था, और मेरे भाई ने मुझे कॉल की कि फ़लाँ किसी जानने वाले के घर रेड हुआ है।
FIA वालों ने लगाया, तो पहले मैं सोचने लगा कि ये इतना ज़्यादा किसी के पास पैसा कहाँ से आ गया। उसने कहा नहीं, कोई लड़की का मसला है। तो मैं ख़ुद पहुंचा वहाँ पर, जो साहब थे जिन्होंने रेड किया था वो जानने वाले निकल आए। मसला ख़ातून का था और इतना सेंसिटिव कि उसके साबिक़ मंगेतर ने रिवेंज में आकर उसके जो आपके स्नैपचैट है उसका पासवर्ड सबको बांट दिया, फिर उसका नंबर सबको बांट दिया। वो लड़की मुहज्जबा थी, हिजाब करती थी, और उसकी आप कह लीजिए कि बेहिजाबाना तस्वीरें बांट दी। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी वो लड़की कि उसने 2-3 दफ़ा आकर वहाँ दरख्वास्त देने की कोशिश की, तो ये लोग टाल गए। उसने यहाँ तक बात कही कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी इस दरवाज़े पे, ख़ुदसूज़ी करूँगी अगर आपने आज इस पर एक्शन नहीं लिया। तो उनको बेअमर मजबूरी रेड करना पड़ा। तो ये केस भी मैंने देखा। यहाँ पर जिन लोगों के साथ मसाइल होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा पहलू जो कानून का है, वो कानून अंधा है। कानून की कोई फीलिंग नहीं है, कानून के कोई जज्बात नहीं है। जो लोग इस कर्ब से गुज़र रहे हैं उनको हिरास किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। यानी आज ही हम एक केस निपटा के बनाई है हमने एक काम, जिसमें एक हमारे क्लाइंट पर किसी खातून ने जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगवाया, और लगवाया नहीं सिर्फ, उन पर FIR कटवा दी। और मेरा क्लाइंट 63 साल का बूढ़ा आदमी है, उसका अपना बेटा भी शरीफ है, वो खुद भी है, लेकिन उसने आप जो आपका क्लाइंट मर्द है उस पर इल्ज़ाम जी उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, एक लड़की ने FIR की। सही है। और उस आदमी का दरअसल अंदरून सिंध में अपनी ज़मीन है जिस पे कुछ लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, और क्योंकि वो अपना कब्ज़ा नहीं दे रहे तो उन्होंने उन पर मुख्तलिफ FIR कटवा दी हैं, डंगर चोरी की, इसकी उसकी, बस पकड़ लो बंदे को ना, तो जब भी मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले। तो फैसला तो अदालत करेगी ना कि अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। हाँ, तो खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैंने अगर वकील भी खाक हो जाएंगे तो फिर एक आम आदमी इस मुल्क में क्या करेगा। वैसे या कुर्सी उस समावाती वलर्स नहीं, मुझे बताया ना कि अगर आप की बात से ज़रा से ना एक ऐसा लग रहा है कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट का एहसास हो रहा है मुझे। नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट की बात नहीं है। वो कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़हबी ख्याल में। सर्दी का मौसम चल रहा है तो ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं कि यहाँ कराची में जब सर्दी होती है ना, तो हम देखते हैं बलूचिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान वाले देखते हैं यहाँ पे ईरान और इसकी तरफ, वो लोग रूस की तरफ देखते हैं, और रूस वाले आसमान को देखते हैं। तो कोई रहता है आसमान में क्या? हमारा एक जो डिविनिटी के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है बतौर मुसलमान कि हमें इस बात का एहसास है कि कोई हमारा एहतसाब करने के लिए है। हम अबस नहीं पैदा किए गए, और ज़रूर अच्छा करेंगे तो भी भुगतेंगे, बुरा करेंगे तो भी। लेकिन जी, बेयारो मददगार नहीं है, इंसाफ होगा जी। लेकिन यही बात हमें तसाहुल बरतने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई इसको संभाल लेगा, तो चलो हम करम के इतने ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं कि फिर जुल्म को भी सह लेते हैं, या जुल्म जब हो रहा होता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो खैर, बात को डाइवर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, उस मुद्दे पे दोबारा आते हैं। जिसकी जिम्मेदारी रियासत की ना, कि खुदा के यहाँ तो हिसाब होगा, लेकिन दुनिया में रियासत को जो इख्तियार खुदा से मिला है, या चले आइन से मिला है, या आवाम से मिला है, हम उस बहस में नहीं जा रहे। उनकी जिम्मेदारी है ना कि अगर एक मजलूम के साथ जुल्म हुआ है तो उनको इंसाफ दिलवाना है। देखें, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, और जिसे पिया चाहे वही सुहागन है। रियासत के अपने मूड्स होते हैं और वो उनमें तब्दीली आती रहती है। तो रियासत का बिल्कुल काम करती है, लेकिन रियासत हर गुज़रते हुए वक्त में और हर गुज़रते हुए दौर में ना उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ कर नहीं सकती, इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के कुछ कर नहीं रही है। तो इन केसेस में क्या हो रहा है आप बताएं ना, कि जो हिरासमेंट के केसेस हैं इसमें अगर हम ये बात भी ज़रूर करें देखने वालों के लिए कि देखें, इसमें कोई हम मतलब ये मोरल कंपस में लेकर नहीं आ रहा है इस आर्गूमेंट में, बस ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, आदमी औरत है, अगर आपका किसी से किसी भी नौयत का ताल्लुक़ है तो अपनी जो प्रिवेसी है उसका ख्याल रखें। प्रिवेसी हर दो लोगों के दरमियान होती है, चाहे ताल्लुक़ किसी किस्म का हो, कि आप अपने आप को इतनी वल्नरेबल पोजीशन पे लेके ना आए कि कल कोई आपका अब्यूज़ कर सके। कोई कैसा दावा करे आपसे इकरार का, प्यार का, वफा का, लेकिन दुनिया में अगले चंद सालों में क्या होना है तो हम नहीं जानते ना। तो हमने कई लोगों को देखा है, ख़ुदकुशियाँ करते हुए देखा, जो आप बता रहे हैं। मैंने कई साल डेस्क पे काम किया है ना, खबरें बनाई हैं, तो मैंने इतनी खबरें लिखी हैं और इतनी खबरें कवर की हैं और इतनी केसेस देखे हैं कि जहाँ टाइलर क्लेमेंटी का वाकया 2012 का, आगे वो बताएं थोड़ा सा आप। जी, वो एक शख्स, एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर को लीक किया गया
और उसे परेशान किया गया, तो उसकी अपनी ओरिएंटेशन की वजह से वो लड़का इतना ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो गया कि उसने ख़ुदकुशी को तरजीह दी। वो लोग जो किसी भी मसले की वजह से उनको परेशान किया जाता है, उनका अपना काम है और उसमें कोई उनको रियासत सबको, जब उसकी रियासत की पट्टी बंदी हुई आंखों पर, तो वो सबको एक नज़र से देखेगी। देखिए मसला है क्या, मसला है कि देखिए हम तंबी कर सकते हैं अपने आप को भी, सामने वाले को भी, कि भाई एहतियात करें, अपने आप को किसी वल्नरेबल सिचुएशन पे ना लेके आए। मतलब वल्नरेबल से मुराद ये होता है कि जहाँ पर आपका कोई अब्यूज़ कर सके पोटेंशियली। नहीं, मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो गया तो मैं कहूँ तुमने आइसक्रीम खाई थी इसी वजह से बीमार हो गया, तो आइंदा बीमार मत होना या आइंदा आइसक्रीम मत खाना। हाँ, नहीं वो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि पहले हम तंबी करेंगे, लेकिन अगर हादसा हो जाए, सानिया हो जाए, वाकया हो जाए, जुल्म हो जाए, मतलब ऐसे ही है कि भाई घर में कुंडी लगा के सो, लॉक लगा के सो, लेकिन फिर भी कोई ताला तोड़ के अगर रात को डकैती करता है तो अब इंसाफ लेने कहाँ जाएगा आदमी। जब तक टीवी नहीं आए थे और फिर अखबारों का चलन नहीं हुआ था, उस वक्त तक लोग किताबें इस तरीके से पढ़ते थे कि वो खंबे से टकरा जाएंगे ना। लंदन की, बरतानिया में, इधर यूरोप की सड़कों पर या यहाँ पर भी कह लें, तो लोग किताबों को कोसते थे। फिर अखबार आ गए तो लोग अखबार जेब में बगल में दबा रहे थे, और फिर टीवी आ गए तो लोग कह लेंगे टीवी एक नेसेसरी ईवल है। उसके बाद आपके स्मार्टफोन आ गए तो ये चीज़ें बदल गई। ऐसे ही घोड़ों की लीद से पूरा लंदन भर गया था। लोग कहते थे कि क्या अजाब है खुदा का कि ये जानवर बस फिरे जा रहे हैं, कोई क्लीनर एनर्जी आनी चाहिए, तो ये गैसोलीन वाली गाड़ी आ गई। तो लोग नहीं समझ रहे होते, चीज़ें बदल रही होती हैं, लोगों का पैटर्न वही रहता है, तब्दील नहीं होता। लोग वैसे ही घुसे रहते हैं। आप कह लें कि मसलन इससे पुरानी वाली नस्ल में जाएं तो वो रोकाबाजी कर रही है, हैरेसमेंट की। अब पहले तो मतलब खतूत लिख रही हैं जी, लिख रहे हैं मरासले को, मुकालमे को मरासला बना दिया। जिसने मैट्रिक किया वो तो जानता होगा ना भाई, आपको नंबर मिले नहीं मिले उर्दू में हैं, चाहे छाप के ही पास हुए हैं। कौन सी बात कहाँ मिला दी। खैर चले दोबारा आते हैं। तो क्या अर्ज कर रहा था फिर भी भाई आप रुक्केबाजी की बात कर रहे हैं कि खतूत का तबादला। जी, खतूत का तबादला है, तो उसमें भी लोग धमकी देते हैं ना। कोई आलू प्याज की तो बात नहीं करेगा ना, ये सब शीरीनी बटने की नहीं होगी। उसमें भी लोग यही धमकी दे रहे हैं कि आ जाओ भाई, मोबाइले का चैलेंज हो रहा है लोगों को, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें धमकी देंगे। मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम बन गए कानून के। पहले तो हम जैसे अर्ज़ कर रहे थे आपसे, टेलीग्राफ एक्ट 1925 का, लोगों को फ़ोन करके गालियाँ दी जा रही हैं, दूर से कोई कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा, इस पर भी सज़ा है। और होता यही है, आप देखिएगा उमूमी तौर पे फ़ोन करके किसी को गाली दी जाती है, टेलीग्राफ एक्ट लगा देते हैं, सेक्शन 25 मेरे ख्याल से। और फिर पीपीसी आ जाती है कि तुम्हें मैं देख लूँगा, सामने खड़े होकर जो धमकी दे रहे हैं ना, हल में मुबारिज़ किया आपने किसी से, चलो भाई। पीका बहुत सख्ती से अप्लाई होता है, और आपको पता है इसके बहुत ज़्यादा, यानी अगर आपके ये फ़ायदे की बात है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। पीका का फुल फॉर्म क्या है पहले बताएं? पीका का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। मज़ेदार बात यह है कि इस केस को जब इसके केस प्रोसीड किया जाता है तो इसके रूल्स भी बनाए जाते हैं। रूल्स आपको पता है ना कि चमचों को देखिए कि पतीली से गर्म है। इस केस को FIA का एक अफसर प्रोसीड करता है, वो रेगुलर पुलिस नहीं करती है। तो FIA वालों के पास बाद में इसके रूल्स आए। एक और NGO जो किसी केस में दिलचस्पी ले रही थी, सेनेट से मुत्तफ़िक़ा होकर, सेनेट से पास होकर जो रूल्स है वो उन लोगों के पास पहले आ गए। तो जो IO खड़ा हुआ था किसी केस में, वो देखकर कह रहा है किस तरीक़े से चलाना वगैरह वगैरह। जो उसके ख़िलाफ़ मौजूद थे लोग, उन्होंने उसके हाथ में कॉपी दी कि ये रूल दें जिसके तहत आपको केस को चलाना है। तो हमारी रियासत बहुत सारे काम बहुत फुर्तीले अंदाज से करती है। सिंध में बहुत अच्छी लेजिस्लेशंस हुई हैं, लेट मी टेल यू। ये सिर्फ ये पेड प्रमोशन नहीं है। आपको कौन पैसे देगा इस बात पे? दे भी सकता है, यू नेवर नो। अच्छा, लेकिन मजाक बरतरफ, इसमें लोगों का ख्याल रखना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मुझे बहुत कमाल लगा। हर तरीके से इसमें वल्नरेबल सेक्शन जो है ना सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका ख्याल रखा गया। ख़वातीन का हो गया, बच्चों का हो गया, इवन मर्दों का, सिर्फ ख़वातीन सेंट्रिक नहीं है। इसके अलावा मेटर्निटी के हवाले से बात हो रही है, जो वायलेंस के हवाले से बात हो रही है। यही पीका आप कह लें। पीका तो गैर एक वफाकी एक्ट है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी कमाल है। और वो यही कि लोग अगर परेशान हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कानून का, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छी बात बताई कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस किस्म का मामला उसको दरपेश है तो वो बस जाके पोर्टल पे FIA की कंप्लेन करवा सकता है। और यहाँ पे क्या आइडेंटिटी उसकी कंसील रहती है? आइडेंटिटी जी रहती है। ये ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में लोगों का अपना रवैया। अब देखिए, जज, आप जो बात कर रहे थे ना कि सेंसिटाइज होते हैं चीज़ों में, नहीं होते, जैसे हम बात कर रहे थे इससे कबल,
लोगों जज जो है वो कोई ये इस कुर्सी की तरह कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई एक मुर्दार नहीं है, या कोई एक वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लकड़ी कंकर पत्थर कह सके। वो एक जीता जागता हुआ शख्स है, या मर्द है या खातून है, और जैसा मसला उसके पास लाया जा रहा है वैसे ही वो उस पर रिएक्ट करेगा। अभी एक से 2 दिन पहले एक वाक़या हम देख रहे थे कि हज़रत अली के पास एक खातून आई जो कि उसने अपने बारे में कहने लगी कि मैंने ज़िना किया है, और वो लहक लहक कर जो है ना वो अपनी कहानी बता रही थी। हज़रत अली ने उसको डिसमिस कर दिया, कह लेंगे इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, वरना अपने मसले को ऐसे लहक लहक के नहीं बताता। जज बतौर जज जब चीज़ों को देख रहा होता है तो वो बरत कर ये देखता है कि क्या ये मसला इस काबिल है भी कैसे बरता जाए, वरना तो आप देखिए हैरेसमेंट के इल्ज़ाम में अब्यूज़ शामिल हो जाएगी। मैं ख़ुद आपके ख़िलाफ़ शिकायत करने जाऊंगा और आपको परेशान करूंगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों को प्रमोशन चाहिए थी, लोगों ने कहा कि आप हमें प्रमोशन दें वरना हम आपके ख़िलाफ़ हैरेसमेंट की, देखिए ना, प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट कमेटीज़ बनी है दफ्तरों में, तो लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे कि लोगों को हैरेस किया जाता था, लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था ताकि उनसे अनड्यू फेवर लिया जा सके? किया जाता रहेगा, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इस बात का तदारुक होना चाहिए, इस बारे में लोगों को सेंसिटाइज। तदारुक क्या है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना कि इस वक्त क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं, कोई केसेस आपके सामने इस तरह के हैं जो आप हमें बताएं जिससे हमारी कोई लर्निंग हो सके? अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की बात करें, बिल्कुल ऐसा है। कुछ फेमस लोग गुज़रे जिन्होंने क्या किया, अपने शादीशुदा ज़िंदगी के अलावा भी उन्होंने दीगर लोगों से अफेयर्स रखे। कोई प्राइवेट बात है, 2 लोगों के दरमियान, कोई नहीं पूछ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, उनसे आपकी पहली बीवी के हाथ ये लग गई इनके अफेयर की खबर। और उनकी बीवी ने क्या किया, इस खातून को इतनी गालियाँ दी, और रिकॉर्डेड व्हाट्सएप पर जो होता है ना वॉइस नोट, 3-3 मिनट के, 15-15 मिनट के उनको गालियाँ भरे मैसेजेस भेजे, और उनको कहा कि तुम्हारी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, मैं तो तुम्हारा नंबर सबको भेज दूंगी जो मेरे दोस्त यार हैं, और तुम मेरे शौहर का पीछे छोड़ दो। उस लड़की ने वाकई में घबरा कर इन साहब के और इनकी बीवी के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी जो हामिला थी। कौन हामला थी? ये खातून, पहली बीवी हामला थी, और इनके खिलाफ भी FIR कटवा दी, और उनके भी असर और रसूख वाले थी, तो पुलिस इनके घर पे पहुंच गई इनको गिरफ्तार करने। और जो ये साहब हैं, ये मशहूर आदमी हैं। अच्छा। इनको एक झलक देख के लोग जो है ना दूर से गए, चाचा वो हैं जो प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, मेरे पास फ़ोन आया कि यार फ़लाँ के ख़िलाफ़ FIR हो गई है, और उसको पुलिस छापे मार रही है। वो छुप गया है, और 1 घंटे पहले तक वो छुपा हुआ था। 1 घंटे बाद इत्तला मिली, उसे पकड़ लिया। बीवी को नहीं पकड़ा क्योंकि वो हामला है, हालांकि वो भी उसका नाम है। तो मैंने फ़ोन करके कहा कि आपकी बेल कराएंगे, उनकी भी बेल करवाएंगे, ज़रा निचली होके बैठ जाएं। वो उन्होंने पूरी बात रोते रोते बताई। अगले दिन जब हम पहुँचे तो ये जो खातून थी इनसे जिनका अफेयर था, अफेयर कटवाई, जी, जिन्होंने अपने जो है ना वो कंप्लेन करा के जादू चला दिया था, इनसे फिर बात की और इनसे कहा कि थोड़ा सी मेहरबानी कर लें। तो बात हुई उनसे, उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ली, तो मसला टला। लेकिन अगर ये केस है जिसमें कंप्लेनेंट डटा रहता है, मैं आपको बताऊं कि नेचुरल पर्सन के ख़िलाफ़ जो ऑफेंस होता है ना, यानी आप उसके ख़िलाफ़ मॉर्फ करके इमेज उसका चलाना, जो AI जनरेटिव बात है ना, कि मुख्तलिफ आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनकी शक्ल पे शक्ल चढ़ा दी गई, सुपर इम्पोज कर दी गई, और आप देख रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ हरकत कर रहा है, हालांकि आप उसके उमूमी तौर पे जानते हैं कि ऐसे इससे बईद है काम, ये करना है, ये कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकती, और आप उनका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। नेचुरल पर्सन के ख़िलाफ़ जो भी शख्स ऑफेंस कर रहा है उसको हाई कोर्ट भी बेल नहीं दे रही। अच्छा, नॉन बेलेबल ऑफेंस? जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ये खुशाइंद बात है। लोगों को समझना चाहिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम, खुदा ने फरमाया। मुसलमानों की बात नहीं हो रही, उमूमी तौर पे खुदा ने बनु आदम को क्या किया कि हमने उनको करामत वाला बनाया, उनको हमने इज़्ज़तदार बनाया। तो जिसको इज़्ज़त खुदा ने दी, आप क्यों उसकी इज़्ज़त ले रहे हैं? हर शख्स की डिग्निटी है, वो डिग्निफाइड। मुझे याद आया, मेरी टीचर है और आप उनको जानते हैं, मैं क़स्दन उनका नाम नहीं ले रहा, हालांकि वो नाम ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके इमेज मॉर्फिंग का मसला हुआ, उनकी तस्वीर एक साहब ने बना कर चला दी। अब वो क्या सही था क्या गलत था अलग एक बहस है, लेकिन वो जो जिन पर अक्यूज जो थे, जिन पर इल्ज़ाम था, उनको कई साल की जेल हुई। और वो कराची यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे, और जो मेरी टीचर हैं ये भी कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती थी और जगह भी पढ़ाती थी। तो ये एक्शन हो भी रहे हैं, लेकिन इसमें मसला वो बड़ा पेचीदा सा है ना, कि वो एक तरफ की बात सुने तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, दूसरे जो अक्यूज है वो कहता है कि भाई कि नहीं, इनसे कोई माली मफाद था, कोई जो है प्रमोशन की इस्तेदा थी वगैरह वगैरह। तो ये इतने जो टिपिकल केसेस हैं, इसका हल क्या होगा? मैं इससे एक बात जोड़ूँ कि जब हमने यहाँ पे ऑफ द स्कूल में लड़कियों को तालीम का भी सिलसिला शुरू किया 2021
में, तो मैं बड़ा परेशान था। और ज़ाहिर है मेरे साथ जितने लोग थे कि अब हम ये कदम ले रहे हैं, यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ेंगी, फीमेल टीचर्स पढ़ाएंगी, तो अब अगर खुदा ना खास्ता अब किसी ने कोई इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया, जो कि सही भी हो सकता है, जो कि गलत भी हो सकता है, तो हमने ये उसका हल निकाला। और जो हमारे दोस्त इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उन्होंने हमें कोई 170 के करीब कैमरे लगा दिए हैं हर तरफ। मतलब देयर इज़ नो ब्लाइंड स्पॉट, जितनी भी हमारे चारों कैंपसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, कि अगर अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो, तो आप भी देखे जा रहे हैं खाली कैमरे। रहिए अब ऐसी जगह जलकर जहाँ कोई ना हो। यहाँ पर सब है हर तरफ से। हाँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं कैमरे गिनता हूँ बाकायदा कौन कौन है। 170 कैमरे हैं हमारे पास। अच्छा, उसमें एक और वाकया भी हुआ, अगर मैं आपको क्विकली बताऊँ। एक दफ़ा मैं यहाँ पे शाम में था मौजूद, तो एक लड़का आया, उसने मुझे कहा कि भाई वो आपके स्कूल की पिछली गली में मैंने देखा है कि आपके स्कूल के लड़के लड़की जो है वो काफ़ी देर बात करते रहते हैं, और वो खासी देर वहाँ पे हम कलाम होते हैं, और देखिए मोहल्ले में क्या मामला आप लोग करवा रहे हैं, आप लोगों ने को एजुकेशन यहाँ खोल लिया है। हुआ ये कि मैंने कहा ठीक है बताओ कब के वाक़े। उसने कल की बात है ना, कल कितने बजे? उसने कहा भाई ये वक्त था, ये था। अब मैंने सारी ना इन्फॉर्मेशन वो उससे लेके लिखी, अब वो देख रहा है मुझे और DVR से निकाल। अच्छा, उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कैमरे हैं ये 15-20 दिन की, महीने की रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो जब मैंने उनको कहा ये देखें कहाँ है, तो पिछले कई दिन दिखाते थे, कोई ऐसा वाक़या नहीं था, वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो झूठा इल्ज़ाम लगाए थे। अब उनकी नीयत पता नहीं, वो लड़के लड़की या जो भी उनके खिलाफ थी या हमारे खिलाफ थी, किसके खिलाफ थी, अभी देखे ना, इंसाइट करना है, तो इंसाइट है। लेकिन वो तो चले हमने बाद उनको जाने दिया, लगा तुम चलो अभी लड़क पर है तुम्हारी, ऐसे झूठे इल्ज़ाम ना लगाया करो। लेकिन अगर ये जो झूठे इल्ज़ाम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देते ना, कि भाई कोई एक लड़की बेचारी तालीमी इदारे में पढ़ रही है, आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, घर वालों ने उसको एजुकेशन छुड़वा ली वहाँ से। हाँ बिल्कुल, लड़के पे भी इल्ज़ाम लग सकता है, किसी टीचर पे लग सकता है। तो अब मुझे बताएं इसकी किस तरफ दुनिया जा रही है, एज अ लॉयर, एज अ लिटिगेटर, आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? हमारी असल में बहस अभी तक वहीं रुकी हुई है, क्योंकि मैं शायद खुद नहीं अभी परेशान हूँ। दमादम सदा कुन फयकुन आएगी। देखिए, लोग जो ये समझते हैं कि सिस्टम को क्रैक कर लिया उन्होंने ना, वो हमेशा करते हैं क्रैक। जो पहले ही वायरस पाकिस्तानियों ने बनाया था, आपको पता होगी ये बात? नहीं पता? कौन सा वायरस? जो कंप्यूटर वायरस है वो एक पाकिस्तानी ने बनाया था जी। तो जैसे जैसे मैं कोई और वायरस समझना चाहिए। जो जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होता रहता है, वैसे वैसे उसे क्रैक किया जाता है, और जैसे जैसे कवानीन आते रहते हैं, उन कवानीन को अब्यूज़ किया जाता है। मसलन कराची में इससे पहले गुटखा बिक रहा था, आपने देखा होगा, तो गुटखा मावा एक्ट आ गया। लेकिन उसको भी क्रैक कर लिया गया। क्या किया उसका? उस पर बेल मिलना शुरू हो गई। पहले जिसको गुटखा मिलता था, जिसकी जेब से पुड़िया बरामद हुई, इसका मतलब है हीरोइन बरामद हो गई, सऊदिया वाली। और जैसे ख्याल आता था ना कि अब तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी, बिल्कुल वैसे ही गुटखा जिसकी जेब से बरामद हुई, उसने कहा गए। लेकिन कुछ ऐसे बाद ये ट्रेंड बन जाता है कि उसमें बेल मिलना शुरू हो जाती है। जिस ऑफेंस में बेल मिलना शुरू हो गई, उसको लोगों ने हल्का ले लिया। अच्छा। और फिर उसको केस चला जाता है, और केस फिर अपनी मौत आप मर जाता है, या लिटिगेंट मर जाता है, या वकील मर जाता है, या जज साहब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। यही होता है। लेकिन केसेस चलते हैं इसमें। अच्छा, वो लोग जो ये कहते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू कंकर और टू डिलीवर इट टू द ऑडियंस, के केस को चलाया जाए, केस को प्रोसीड किया जाए तो वो ज़रूर चलता है। ऐसा नहीं होता कि केस स्टेलमेट पे आ गया या रुक गया। आप यहाँ की मिसाल देख लें, आप बरतानिया की, अमेरिका की मिसाल देख लें, वहाँ लिटिगेशन का बोझ बहुत ज़्यादा है। वहाँ वकील आपसे 3 गुना ज़्यादा है, यहाँ पे कम वकील हैं। बहुत ज़्यादा वकील हैं वहाँ पर। आप कह लें कम से कम, महंगे भी हैं, कम से कम 3 मिलियन वकील ज़रूर मौजूद हैं अमेरिका में। और लिटिगेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। और जितने कहीं और कंपनी होंगी उससे ज़्यादा, या उस तकरीबन सारी मिला के अमेरिका में कंपनी होंगी। आप देख लें, बूम करता है बिजनेस, तो वहाँ पे हर मसले की दवा मौजूद है वकील की सूरत में ना। फला क्लेम है, इंजरी क्लेम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे वकला उसको देख रहे हैं। तो प्रोसीजर के साथ चलता है। कोई शख्स भी जो कि साइल हो ये नहीं कह सकता कि अब मेरी शिकायत का अजाला 2 महीने में हो जाना चाहिए, 6 महीने में हो जाना चाहिए। किताबी बात है। क्योंकि जो कानून का प्रोसीजर है ना, जो केस चल रहा होता है, मैं हमेशा ये कह रहा होता हूँ, जो क्लाइंट्स मेरे पास भी आता है, कि देखें, अगर आपसे कोई वकील ये कह रहा है ना, आपको मसलन कह लीजिए कि मार्केटिंग टैक्टिक के लिए, जैसे हमारे जो कराची में इस्तेमाल होती है घेरने के लिए, कि 6 महीने में करवा दूंगा केस, तो मैं कहता हूँ या आप उसके पास फ़ौरन चले जाएँ। वो कहते हैं ना, जो यूसुफ़ी ने कहा कि इन हालात में जो शख्स अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखा हुआ है, या तो वो वली अल्लाह है, या वो हालात हाज़िरा का खुद जिम्मेदार है। तो वो लोग जो ये कहते हैं करवा देंगे, शायद मुझे लगता है कि वो खुद मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो 6 महीने में हो सकता है। वरना कोई चीज़ 6 महीने में नहीं होती, चाहे लिखी भी क्यों ना हो स्टैचूट में, कानून में, कि 6 महीने में या 90 रोज़ में उसका डिस्पोजल होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। या तो उसको स्टैचू को चेंज करें भाई, जो आप लिखा हुआ है आपने। यहाँ पर एक वक्त गुजरा था कि हम लोग कहते हैं ना, असीर होने की आज़ाद आरजू करते,
हमारे स्कूल जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, ऑफिस जाने का दिल नहीं चाहता था, तो दुआ करते थे कि कहीं से हड़ताल हो जाए इस मुल्क में, इस शहर में खुसूसन। जी। तो हो जाती थी हड़ताल, शहर के हालात ख़राब हों, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रियासत, वही वाली बात है, सलीमुल्लाह के सलीमुल्लाह पे चली जाती है, रियासत की जिम्मेदारी आती है। हालात ख़राब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जज की बीवी से लड़ाई हो गई, जज नहीं आया, वकील नहीं आया, दूसरा वकील नहीं आया, एक साइल नहीं आया, दूसरा साइल नहीं आया, मुद्दई मुद्दा आल है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट नहीं आए, तो केस नहीं चल रहा। आज छुट्टी ले लें, आज मैंने आपसे दरख्वास्त कर दी, आप मेरे साथ रोज़ाना चाय पीते हैं, फिर अगली पेशी पे आपने मुझसे दरख्वास्त कर दी। तो साइलिन को विजिलेंट रहना पड़ता है। द लॉ एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट या दोज हू स्लीप ऑन देयर राइट। मुझे याद आया, मेरे छोटे भाई शहाब हैं, वो भी वकील हैं। तो जी माशाल्लाह, शहाबुद्दीन सल्लमा हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक दफ़ा एक मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत में मौजूद थे और पैरवी चल रही थी। अचानक से वकला भागते दौड़ते आया कि भाई आज कोर्ट बर्खास्त किया जाए, कोर्ट बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से ना वो बच्चे वो मॉनिटर क्लास में आ के कहते हैं आज छुट्टी हो गई, बारिश हो गई। बाबूजी आ गए, क्या हुआ? कहा कि भाई वो एक वकील साहब है सीनियर, उनका इंतकाल हो गया। तो साहब कहते हैं मैं फ़ौरन से समझा खुदा न खास्ता कोई हमला हो गया हो, क्योंकि वकला बेचारे बहुत शहीद हुए हैं, हम लोग की जद में रहे हैं और बड़े मसाइल फेस करते हैं वकला कम्युनिटी। तो कहने लगे जाहिर है कि सबके वो नेचुरली यही जहन में आया कि कोई हमला हो गया, खुदा न खास्ता शहीद हो गए, क्या हो गया। तो क्या मालूम हुआ कि इट वॉज अ नेचुरल डेथ, वो बिस्तर पे थे और उम्र हो गई थी, इंतकाल हो गया। तो वो साहब कहते हैं हमने कहा कि यार ये किस किस्म की ज़्यादती है इन लोगों के साथ, साइलिन के साथ, जो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए आए हुए हैं कि अदालतें चल रही हैं, आपको बंद करवा के, वो अदालतें बंद करवा के चले गए कि आज इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। तो अब ये जो एटीट्यूड वकला की तरफ से है और फिर वो माजरत के साथ के जो बदमाशी का पूरा एक इंस्टीट्यूशन नज़र आता है, बाकायदा हाथ जोड़ के माजरत करें आप, फिर मानी जाएगी। अच्छा जी। अच्छा तो बताएं ये क्या मसला है? फिर आप तो सीनियर वकील हो गए ना अब अल्लाह खैर करे, सीनियर का, एडवोकेट का, लायका साहिब का नहीं लगाते अभी तक, तो अल्लाह ने हिदायत दी हुई है अभी तक। अच्छा देखें, हाई कोर्ट में मैं देख रहा था अभी, खुदा इनका बाल बुलंद रखे, जो चीफ जस्टिस हैं अभी मौजूद, अब्बासी साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उनकी कोर्ट में मैं खड़ा हुआ था, इत्तेफाक से एक शख्स आया, उसको सस्पेंड कर दिया था और वो पंजाब का डोमिसाइल था उसके पास और वो हमारे सिंध के किसी शहर में मेडिकल कॉलेज में बतौर उस असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर तैनात थे। और वो ये कहने लगे कि सर मैं पंजाब का डोमिसाइल रखता हूँ, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। और वो इन पर्सन प्लीड कर रहे थे, यानी अपने साथ कोई वकील उन्होंने हायर नहीं किया था। जज साहब ने उनकी बात को तहम्मुल से सुना, फिर कहने लगे भाई आप कोई वकील ले कर आए? उन्होंने कहा सर मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी बच्ची का एडमिशन खुद रुका हुआ है, पैसों को तरसा हुआ हूँ। तो जज उनको तारीख दे रहे थे, उनकी बात सुन के रुके, फिर कहने लगे इधर आए ज़रा। ख़ुद पलट के उनकी फ़ाइल पढ़ी जज साहब ने, और वो शख्स फिर ना बीच में बोल रहा था जैसे आपको मैं इंटरप्ट करता हूँ और आप सिर्फ मुस्कुराते हैं। जज ने कहा मियाँ आपको रिलीफ चाहिए या नहीं चाहिए, अपना काम ख़राब नहीं करना, ज़रा चुप हो जाए, मुझे पढ़ने दें फ़ाइल। और यकीन मानिए मुआवजा हो गया। 3.5 मिनट बाद जब जज साहब ने उनकी फ़ाइल जो है ना सरसरी पढ़ ली और उनको मसला समझ में आ गया, तो उनको बहाल कर दिया। अच्छा जी, इमीडिएट रिलीफ मिल गया जी, इमीडिएट रिलीफ मिल गया, उनको बहाल कर दिया। ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। आम आदमी के जहन में तो अदालत का यही तसव्वुर है ना कि भाई हमें इमीडिएट रिलीफ क्यों नहीं मिलता, तो उसके लिए डोमिसाइल का मसला है या फिर पैसे को तरसना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भाई हर एक जहन में है, मुमकिन नहीं है, हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक। तो हाई कोर्ट्स के साथ और फिर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, वो है प्रेस्टीज और इख्तियार। जो जुरिस्डिक्शन है एक हाई कोर्ट के जज की, इट हैज़ नो पैरेलल। वो जज साहिबान, मतलब जस्टिस माजा रिजवी का एक दफ़ा इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने यही कहा कि मैं अपने चेम्बर में बैठी हुई थी, मैंने देखा खिड़की के पार कोई बूढ़ा बैठा हुआ, उसके चला नहीं जा रहा, लेकिन ना आंखों में आंसू थे और हाथ में फाइल थी। तो बुला के मैंने पट्टे वाले से कहा पूछो जरा क्या मसला है। वो यही अपनी ना रो के दुखड़ा बयान कर रहा है, बात नहीं हो रही, तो उससे मैंने उसको रिलीफ दिलवा दिया। जजेज ऐसा करते हैं। इस रोज़मर्रा जो हमारे गुजर रहे हैं अयाम, उसमें हम देखते हैं कि जजेस रिलीफ देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ना ये अमूमन मीडिया पर भी शायद उस तरह से ये नहीं आ पाता, और आम लोग जैसे हम आवाम हैं, हमारे जहन में जो तसव्वुरात पहले से बने बनाए हैं जजेस के बारे में, वकीलों के बारे में, अदालत के बारे में, उस पर ज़ाहिर है बहुत से प्रेजुडिसेस भी हैं, बहुत सी मीडिया की गलत रिपोर्टिंग का भी नतीजा है। बाज़ औक़ात ये होता है किसी एक आदमी का छोटा सा तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी बुनियाद पर वो एक बहुत बड़ी जनरलाइजेशन कायम कर लेता है। तो ये जो आप वाक़या बता रहे हैं कि भाई जजेस भी इंसान
इंसान है हमारी तरह के, उनको भी अल्लाह ने दिल दिया है और उनमें भी रहम का मादा है, उनका भी बायस तो है, वो रिलीफ तो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब मेरा जो आर्ग्यूमेंट है इसके खिलाफ वो ये है कि भाई कि एडहॉक बेसिस पर रिलीफ देना इट्स वन थिंग, लेकिन उस सिस्टम को रिपेयर करना, उस सिस्टम को फिक्स करना, उस सिस्टम को वहाँ तक लेके आना कि जहाँ पर भाई रिलीफ देना कोई एहसान ना हो बल्कि एक जिम्मेदारी हो, वो कैसे होगा? अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो मुल्क हमारा, इला आखिर। जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो लीगल मैक्सिम है कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसाफ हो, बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए, इंसाफ होते रहना चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए होते ना। हुए दिखना भी चाहिए। किसी ने इफ़ यू आर स्लैप्ड इन पब्लिक यू मस्ट बी अपोलोजाइज्ड टू इन पब्लिक। तो लोग थप्पड़ तो पब्लिक में मारते हैं, माफ़ी अपने पास बुला के मंगवा कई लेते दफ़ा मांगते भी नहीं हो, एक बड़ा मारते भी नहीं है, वाक़या हाँ। जो पाकिस्तान चूटी का मर बहुत गई। बड़ा जो एक मीडिया ग्रुप है, उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ जिस किस्म की रिपोर्टिंग की, वो यार्ड वाली कहानी, और फिर बाद में वो जो बिजनेसमैन थे वो मुकदमा जीत गए अदालत से, लेकिन फिर भी उनको माफ़ी नहीं मिली है अदालत के हुक्म के बावजूद, तो उन्होंने अपना मीडिया ग्रुप बना लिया। वाह और हम लोगों को नौकरियां मिल गई उसमें। अल्लाह करे जोरे मीडिया और ज़्यादा। नहीं देखे ना, ये तो मतलब कितना अफसोस की बात है ना। बल्कि मैं अगर आपको बात वहाँ लेके जाऊँ, मुझे पता है आप उस बात पे ज़रूर ऑफेंड होंगे, क्योंकि आप पता नहीं क्यों आपको बात समझ नहीं आती। 90 दिन वाली बात, चले अब राउंड 2 कि जब आइन में लिखा हुआ है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और अदालत ने भी हुक्म दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर भी नहीं हुआ। क्या इसके बाद हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही है और इंसाफ मिल रहा है? तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तो कानून वो है जो मुकन्नना की मर्ज़ी है, और मुकन्नना की नहीं, अदलिया की मर्ज़ी है। तो आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात जिसकी लाठी और उसकी भैंस तो ज़रूर है मौजूद, क्योंकि आपके पास बादशाह अकबर से मंसूब एक वाक़या है कि मैं बच्चे की ख्वाहिश पूरी करूँगा, और बच्चा लाओ, बच्चा आ गया, इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है, बच्चे ने कहा मुझे हाथी चाहिए। रात के इस पैर बादशाह के अलावा कौन हाथी मंगवा सकता है? बादशाह ने हाथी मंगवा दिया। फिर उसने कहा मुझे चांदी की तश्तरी चाहिए, वो भी आ गया। उसने कहा मुझे सोने का प्याला चाहिए, वो भी आ गया। अब बच्चे ने कहा कि इस हाथी को इस प्याले में बिठाएं, ठीक है। तो ये मीम मटीरियल हो गई बात। लेकिन बात वहीं पर आती है कि मतलब आपको लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना किसी हाथी को प्याले में बिठाने के मुतरादिफ है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि तो आइन जिन्होंने लिखा था उनको नहीं पता था? अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना था, जो अमरीकी आइन के आप और अमरीकी कौम के आप बाबा कौम कह लें, उन्होंने कहा कि हर 50 साल में आइन को तब्दील हो जाना चाहिए, जैसे सांप अपनी केचली बदलता है वैसे ही। और अभी आपका जो पड़ोसी मुल्क है हिंद, भारत जिसका नाम ऑफिशियली है, उसने भी ये बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन पर बहस की है कि भाई हम अपने मुल्क में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखते हैं कि जब हम मेजॉरिटी में है तो जितनी जितनी जैसी जैसी तब्दीली आ सकती है हम ला सकते हैं। तो लेके आए ना रिजिडिटी, हाँ, अब रिजिडिटी के साथ मैं अब आप मुझे लग रहा है मैं स्पॉटलाइट में ले आए। तीसरी दफ़ा ये सवाल करूंगा ना, तो आप सुकरात और बुकरात के भी वो कॉल सुना देंगे, क्योंकि आपने पहले वो मुगल बादशाह तक गए, अब आप जो है वो अमेरिका पहुंच गए, लेकिन आप बात के जवाब नहीं दे रहे। मैं अब देता हूँ। सही है, आई स्वेयर। होना चाहिए और नहीं हो रहा, इसको वेलफेयर में देखा जाता है। और ये बहुत मतलब मुझे कहते हुए अब अफसोस हो रहा है इस बात पे, जो मैक्सिम है वो कहती है कि आवाम की बहबूद रियासत का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। सालूस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स एस्टो, द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैज़ टू बी द सुप्रीम लॉ। लेकिन इन थियोरी ही आपको ये बात मिलती है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कानून और रियासत एलीट का या ओलिगार्की का नाम नहीं है। इसका असर निचले तबके तक आना चाहिए, वो नहीं आता, और बात सच है। लेकिन मेरे इस पर यानी सिर्फ छोटा सा जुमला आप या छोटी सी अर्ज़ देख लें, फिर अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे या ना करे, कि 90 दिन से इलेक्शन होने से अगर मसला हल हो रहा होता तो मसला दस्तरस और बस 90 क्या कहते हैं 90 दिन की हवस और बस। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें मैं जो है ना आपके साथ ही जो है ना वो रूहुल कुदस अगरचे मेरा हमज़बा नहीं, लेकिन पाता हूँ दाद उससे कुछ अपने कलाम की। वकील के हैसियत से बुलाया था, लेकिन आप भी इस वक्त आप शेरों की नाक में नकील डाल लेना, हम क्या करें। सियासत कर नहीं, सियासत की बात नहीं है।
मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका। मैंने शेर सुनाया था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे सियासत करते हो। चले बाल, आप 90 दिन का जो आपने जो जवाब देना था दे दिया। अब आप जब ना आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं, ये बताएं कि एक आम आदमी जब कोर्ट में जाता है तो क्या मसाइल दरपेश होते हैं, आप किस तरह से देखते हैं ना, और फिर हम पुलिस वालों के लिए भी बड़ा एक पैदे से सकते हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा होता है, और जो वहाँ के वकील हैं, स्टाफ है, मतलब कोर्ट रूम में क्या माहौल होता है, क्या तवक्कुआत होती है, क्या उम्मीद व यास की कहानी होती है कोर्ट के वाह अंदर। वाह 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 वाह, क्या बात आपने बता दी। मैं जब कानून पढ़ना शुरू किया था तो उस वक्त मैं सबसे पहले इत्तेफाक था कि मैं कोर्ट गया, और सिटी कोर्ट्स, जिसे सिटी कोर्ट कहते हैं लोग, वहाँ गए हम। कराची में उमूमी तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ज़िला कचहरी जिसको कहा जाता है ना, वो कराची में है, या सिटी कोर्ट में है, जिसे बंदर रोड कहते हैं। वो बंदर वाला बंदर नहीं है, वो ये है मैकदा, यहाँ सिंध है। आगे जब जाएंगे तो समंदर आ जाएगा, तो वो बंदरगाह होती है, इसीलिए उसे बंदर रोड कहा जाता है, अमीजना रोड कहा जाता है। KMC की जो इमारत है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, मेयर बैठते हैं, वहाँ उसके बिल्कुल बराबर में आपको कोर्ट्स मिलेंगे। वहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल मौजूद है, कराची के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मलीर जो है वो सबसे अलग है, और मलीर का डिस्ट्रिक्ट उसने 94 में अलग हो गया था। फेज 7 एक्सटेंशन की तरह, फेज 7 एक्सटेंशन की तरह है ना वो जी। मिस्र जैसे तोहफा नील है, ऐसे कराची तोहफा मलीर है, तो इसीलिए उसकी हर चीज़ अलग है। वहाँ पर आया मैं तो मुझे वैसा लगा जैसे एक आयत है ना कुरान की, फ़खर्रा अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, उनके ऊपर ऐसा जैसे गिर जाएगी छत। ओवरवेलमिंग एक एहसास होता है जो मैं समझता हूँ हर स्टूडेंट को होता है, या बाद में सीनियर्स को हो रहा होता है, वो कहते हैं ना दर्द हो रहा होता है लेकिन बताता कोई नहीं है। लेकिन जब आप शेयर करें, लोगों से पूछें, तो हर बंदा यही अपनी ना कहानी बताता है कि हमें ऐसा लगता है कि रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। बिल्कुल एक ऐसी गशिंग कैफियत होती है कि आप यहाँ पे आएँ तो कोई आपको जॉब कौन देगा आपको। वो मशहूर एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि न दुनिया इज़्ज़त देगी, न बैंक क्रेडिट कार्ड, और न बाप बेटी। और इससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि ना किराए पे कोई घर, तो बताओ जी नहीं मिलना कुछ भी। तो हम ये सोचने लगे कि यार ये हो क्या रहा है और मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। प्रोसीजर का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वही तारीख वाली बात देख रहे हैं आप, और क्या हो रहा है। ये एक कुनंड्रम सा, एक कोराम सा बरपा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ में आ रहा है कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे फ़लाँ जज बैठा हुआ होता है जिसका ट्रांसफ़र हो गया। फ़लाँ जज जो है साहब जो है ना वो किलामाहुम फिन्नार की मिसाल पर पूरा उतरते हैं, और दीगर जो लोग हैं उनका क्या क्या हो रहा है, इस वाली कैंटीन से मत खाना कुछ, यहाँ पेट ख़राब हो जाएगा, वहाँ पर मत बैठना, वो बदमाश तेलंगे की जगह है। फ़लाँ वकील साहब जो है वो नारे बहुत अच्छे मारते हैं, फ़लाँ वकील साहब फ़लाँ क्लस्टर के हैं। तो और यूनिवर्सिटी वाला माहौल बता रहे हैं। बिल्कुल सही है कि वो हैरी पॉटर एक शख्स ने देखा और कहने लगा कि मैं समझता था कि सिर्फ हैरी पॉटर को सांपों की सामान आती है। तो इस माहौल में लोगों को ये दिख रहा होता है कि वोट एंड सपोर्ट करें हमारे जो है ना बंदे को। बिरयानी मिल रही है, खाने हो रहे हैं, एनुअल डिनर हो रहा है, जैसे कुछ लोग एनिमल डिनर कहते हैं। लोग जो है ना वो हाथ रंग बिरंगे सालनों पे हाथ बढ़ा के मांग रहे हैं। किसी के जो है ना वो दाग तो अच्छे होते हैं, तो बिल्कुल सालन लग गया है, ऑरेंज ग्रेवी में फैला हुआ है पूरा समा, मैशर का मंजर पेश कर रहे हैं। काले कोट पहनने वाले केप क्रूसेडर्स जा रहे हैं, फिर रहे हैं कोर्ट में, आपको सिर्फ जो है काला कोट मिल रहा है। अब जो साइलीन आते हैं वो कहते हैं सर इतने सारे वकील हैं क्या, ये खुद केस करके खुद करते हैं, खुद चाय पका के खुद खा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे हंसता हूँ, कराची में लोग आकर काम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शहर अपने ही बोझ तले ना दबकर अब नीचे धंस रहा है, इंच बाय इंच ज़मीन में। सिंध बार काउंसिल में एज वी स्पीक 40,000 से ज़ायद वकला एनरोल्ड हैं। 40,000 जी। एट एनी टाइम कराची में आपको 15 से 18,000 वकील तो मिलेंगे। कोर्ट्स में इसकी अगर आधी भी तादाद कर लीजिए तो आप खुद हिसाब लगा लें। और मसला जो आप एक नए नौआमूज़ वकील का कह रहे हैं, और नौआमूज़ वकील से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप एक कॉर्पोरेट लेटर पे चढ़ गए कि जो एक मिडिल क्लासियों ने फार्मूला ईजाद किया होता है, ग्रेजुएशन के 2 साल बाद शादी होगी, उसके बाद 3 साल बाद मेरी प्रमोशन होगी और 2 बच्चों का बाप भी बन चुका हूँगा मैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। जब वकालत आप शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे मसाइल हैं और उसका इदराक होना चाहिए। पहले आते हैं लोकल लॉ की तरफ। लोकल लॉ जो लोग 5 साल का पढ़ते हैं, अब 5 साल का हो गया, फिर वो लॉ गैट देते हैं, ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका GAT देने के बाद आपको फिर जाके मिलेगा। और ये भी रिसेंटली लगाया ना, पहले तो जी पहले नहीं था।
मतलब हम देखने वालों को बताएं कि पहले अगर आपने LLB कर लिया तो आप जाकर कराची को बाहर से जाके लाइसेंस ले सकते थे। अब उसके दरमियान एक टेस्ट आ गया है जी कि जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं होगा, वो NTS वाले टेस्ट लेते हैं वाला। जी NTS वाले टेस्ट तो लेते हैं आपकी जो पूरे 5 साल आपने पढ़ाई थी वो सब एक तरफ, जी। ये टेस्ट आपको क्लियर करना है। रन एक तरफ चरखे कौन काँप रहा है, तो लॉग ऐड दे रहे होते हैं। हमने जिस इंस्टेंस में दिया तो वो आखिरी सदी थी किताबों से इश्क की, और हाई कोर्ट में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए टेस्ट दे रहे हैं और 2 सवाल 3 सवाल गलत आए। हाथ उठा के हमने कहा ये सवाल गलत है, इनको ठीक करो। किसी ने मेरा बाजू पकड़ के नीचे बैठ जा, सब पास हो जाएंगे चल। और मैं देख के उसको हंसने लगा। मैंने कहा ठीक है, ये रखना है कार्ड, हाँ, रख दें। चलिए सही बात है, सही है। उसमें तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए ना, तो ये ज़रूरी है कि आप हाँ तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। चीज़ इसलिए सही है क्योंकि ये हालात हैं, ये हालात हैं, ठीक है ना। नाम लिए बगैर आप करते हैं ना किरदारों का, तो वो सही है। आप सिस्टम पर जब बात हो तो उसमें इतनी बात तो चलती है ना यार। अब वरना क्या करें, मसाला ही नहीं मिलेगा आपको ढूंढने के लिए। तो ये हो गया, इस तरीके से हम वकील बन गए। लेकिन वकील क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं और वकला टाइम देते हैं अपने प्रोफेशन को। देखें, बाय द ओल्ड कोर्ट बट रीड द न्यू बुक, ये कहा जाता है। और इस प्रोफेशन में ये बात बहुत अच्छी है। और मैंने जितने लोगों को चाहे वो आप लाहौर के हमारे ज़बरदस्त वकला हों पुराने, क्योंकि लाहौर की बार सबसे मशहूर है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ऐसी थी कि दिल्ली उसकी आप कहते हैं अक़लीम सल्तनत में आता था, उसके हदूद इख्तियार में आता था। दिल्ली के जितने मसाइल थे वो लाहौर हाई कोर्ट में होते थे, और बहुत पुरानी है। आप जाइएगा तो देखिएगा ज़रूर। मैं दिल्ली गया हूँ। दिल्ली, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर भी हाँ यार, मगर तेरी गली है। लाहौर तो मैं बहुत जाता हूँ जी, ये तो लाहौर से मोहब्बत है ना आपको। तो इसी बिना पर लिटिगेशन जो लोग कर रहे हैं, वो उनका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं भाई साहब अगर काम आता है तो काम आता है। तो ये एक अच्छा, वकील जो लफ्ज़ है, वकील भी जो है वो खुदा पर तवक्कुल करें और करने से ही आता है काम। वो लोग जो कि अपनी सर्विसेज लेके बैठे हुए हैं, हमारे दोस्तों में जो डॉक्टर्स हैं अपना क्लिनिक करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनकी अपनी सर्विसेज है, हम भी वकील हैं, हम अपनी वक्त बेचते हैं सर्विसेज के लिए ना, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनाते। लेकिन बैठना टिकना बहुत ज़रूरी है एक जगह पर, कि जो शख्स है उसे यकीन हो कि उसके पास काम आए। और इसमें जो डिप्रेशन, जो एनजाइटी है, दैट इज़ रियल। वो हमारे दोस्त, वो हमारे जो समझते हैं कि भाई हम बन गए और ऑल्स गुड, वो नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा मसला उन लोगों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। वजह क्या है, वो अगर खुसूसी तौर पे बैरिस्टर बन के आ गए तो वहाँ 1 सवा करोड़ का खर्चा करके बरतानिया से आप पढ़ के आए। अब यहाँ पर आप आएंगे, अगर आपको 2.5 लाख रुपए की भी नौकरी मिल रही है, क्या आप ब्रेक इवन पर आएंगे? प्लस इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप काम कर रहे हैं। कराची में गर्मी होती है 33 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, उमूमी तौर पे 38-40 तो रहती है। उसमें आप कोट पहनकर ज़रा 2 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ लें, फिर आप हाँफते हुए बैठे हुए होंगे। और ये रोज़मर्रा का काम है जो सही गैर मशकूर है आपके लिए। और बंदा फिर सोच रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि आसमान गिर जाएगा आप पर। तो इसमें आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। मेरे वो दोस्त जो समझते हैं कि वो लॉ ग्रेजुएट हो गए, उनको एनालिसिस करना चाहिए। आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं अपना, ज़रूर करें। कैसे कि वो ये देखें कि अपनी किस सलाहियत को वो बेहतरीन तरीके से बरूए कार ला सकते हैं। लॉ करने के बाद आप चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, आप चाहे किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र हो जाएं, या चाहे आप लिटिगेशन में जाएं, चाहे आप किसी लॉ फर्म में जाएं, लेकिन इन हाउस बैठे रहें, नहीं उनके आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनके आप जो है ना फाइलें सीधी कर रहे हैं और केसेस का रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस खुद जानिए। हर बंदा नो इट ऑल नहीं होता, ये ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की तरह नहीं हो सकता, और ऑलराउंडर आपको होना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ पर फोकस करें करते रहें। हाँ, वहीं पर मैं बात ला रहा हूँ जहाँ से हम थे, कि वकालत का शबाब 5 से 15 साल तक रहता है। शहाब भाई भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं, तशरीह करें जुमले की, कि आप अभी न्यूबी हैं, 5 से 8 साल 10 साल तो कोई चीज़, कोई हैसियत ही नहीं रखते। डॉक्टर्स के साथ भी होता है। जी, हमारी टीचर हैं, आप भी जानते होंगे, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, और उनकी क्या शख्सियत है, बागो बहार शख्सियत। वो यही एक दफ़ा ऐसा है कि क्लास लेके वो नीचे उतर रही थी, तो उनका हमने किताबें थी उनके हाथ में, मैंने कहा मैडम मुझे दीजिए। नीचे उतरते हुए पूछा उनसे ना, सब वही बच्चे जो हर बंदा पूछ रहा होता है क्यूरियोसिटी में, कि हमें
ग्रेजुएशन के बाद कामयाब होने में या सोलो प्रैक्टिस पर जाने में कितना टाइम लगेगा? वो कहने लगेंगे बेटा आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी की नवासी थी वो, हुसैन शहीद सोहरवर्दी। लोग कहते थे कि हर शख्स को शहीद करा दिया जाता है, तुमने अपने नाम में शहीद लगाया हुआ है। और उनकी माँ को, हुसैन शहीद सोहरवर्दी की माँ को सब कहते थे तुमने अपने बेटे का नाम क्यों शहीद रख दिया, तो बहुत बैड ओमेन है। लेकिन उन्होंने कहा ये ऊपर जाएगा, और तो वो देख लीजिए वो पाकिस्तान के जी सियासी शहीद भी हो, वो तो आप खुद जो है ना वो तो जी वो बैरिस्टर थे, वकालत भी करते थे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे पाकिस्तान के। लेकिन आप देखिए इन सारी चीज़ों के बावजूद शाहिदा जमील प्रैक्टिस कर रही थी। वो कहने लगी कि मेरे मियाँ भी बैरिस्टर जमील साहब, उनका इंतकाल हो गया, खुदा गरीक रहमत करे। लेकिन दोनों कपल ने जो कि बैरिस्टर्स हैं वहीं पर पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कह लेंगे 10 साल तक हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन डटे रहे। तो महाज पर डटे रहने से रेजिलियंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको बहुत आगे ले जाता है चीज़ों के। जो डटा हुआ है महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो यानी ठीक है आपकी बात के जो नए वकील बन रहे हैं या वकालत की फील्ड में आ रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा एक रिफ्रेशर उनको दे दिया कि भाई कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो मसाइल और मसाइब है उनका सामना करना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट लोगों को कि अगर आप एक फ़ैसला कर रहे हैं वकील बनने का, तो ज़रा इसको ना दोबारा से सोचें। क्योंकि पहले ये था कि 3 साल में LLB हो जाता था, तो हर एरा गैरा नथु खैरा LLB कर लेता था। और बल्कि कभी कभी हमने लोगों से ये भी सुना कि हम फ्री थे, ज़िंदगी में कोई काम करने को नहीं था, तो हमने LLB कर लिया। लेकिन ऐसे LLB करने से नाकों पे बताते होते मैं एडवोकेट हूँ वो अच्छे वकील नहीं बनते थे। अब मुझे लगता है ये बेहतर है कि अब LLB को 5 साल का कर दिया, यानी कि LLB को, ताकि लोग सीरियस लें, जो लोग इसको करियर परस्यू करने के लिए आ रहे हैं, कम से कम वो मेडिकल एक तालिब इल्म की तरह। मैं इसमें इजाफा करूँ अगर इजाज़त दें बात का, 5 साल का जो LLB किया है, इसमें आप भी एकेडमिशियन है माशाल्लाह, और ये OTS में हम बैठे हुए हैं, ये तो हाउस ऑफ एजुकेशन, खुद भी LLM किया हुआ है छोटा जी सा। जी 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 मैं वकील नहीं हूँ मैं। जी हमारे नजम सोहरवर्दी LLM भी किए हुए हैं माशाल्लाह। तो प्रोमोशनल मैसेज आ गया जी तमाम बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो LLB 3 साल का जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है वो जामे प्रोग्राम है। यहाँ पर 1.5 साल का LLB हुआ करता था बर-ए-सग़ीर में, फिर वो 2 साल का हो गया। अयूब खान ने LLB को मुश्किल बनाने की कोशिश की और LLB और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया उसमें एडमिशन लेना, क्योंकि अयूब खान ने शुरू किया था काम ये। जी स्ट्रिंजेंट हो गई ये पॉलिसी को, थोड़ा सा उन्होंने कर्टेल किया। वजह ये है कि आप पत्थर उठाएं वकील निकलने, सियासी जमातों में वकील बन रहे हैं। पाकिस्तान किसने बनाया? एक वकील ने। पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? हाँ वो भी वकील ने देखा, वो भी वकील ने देखा जी, का वकील उसका पाकिस्तान बनाया कायदा, मुत्तहदा हिंदुस्तान का बजट जिसने पास कराया लियाकत अली खान, वो वकील। उनका जो हरीफ है वो वकील, जो आपके मुल्क का जी जो बाबा कौम है आपके, जो नेहरू जी भी वकील थे ना, नेहरू साहब भी वकील थे, गांधी जी भी वकील थे। हाँ ठीक है, तो उस वक्त सब के सब जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है आपस में जो लड़ रहा है, जो कातिल है वो भी वकील है और जो मकतूल है वो भी वकील है। तो तो भाई आगे बढ़ जाए। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर लोगों ने 2 साल से फिर 3 साल हो गया। अच्छा, ये 3 साल का जो कोर्स है ये जामे कोर्स है, इसमें आपको सिर्फ कवानीन मिलेंगे, कवानीन। लेकिन जो अब 5 साल का कोर्स हुआ है तो उसको ज़रा आप गौर से देखिएगा, उसमें BA में की आमेज़श कर दिया है। इस सास के पर्दे में सुखन बोल रहा है, ये क्या किया है? अच्छा, अगर आप इसके खिलाफ है? मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए 5 साल आप देखिए, एक बड़ा अच्छा कोर्स बना हुआ है मेडिसिन का, 4 साल का कोर्स बना हुआ है इंजीनियरिंग का, उसको कोई शक व शुबे में नहीं जाता। सबसे ज़्यादा मुश्किल कोर्स इंजीनियरिंग का है, लेकिन वो अपने लेवल पे पूरा उतरता है। इंजीनियरिंग से ज़्यादा मुश्किल MBBS है, क्योंकि इंजीनियरिंग 4 साल में हो जाती है ना। जी, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसके कंट्रास्ट में आप वकालत का कोर्स उठा के देखेंगे तो आपको कुछ रिपीटेटिव मौजूद मिलेगा। वो बात ठीक है आपकी कि देखिए कोर्स को अपडेट करें, उसमें जो मूट कोर्ट है, मतलब रिडंडेंट कर दिया है ना उन्होंने रिपीटेटिव हो गया चीज़ें। हाँ, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकली जो है आप जो है ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो साइंसदान करते हैं, यानी कि वो मूट कोर्ट ये होता है, एक्सपोजर दीजिए। हाँ, एक्सपोजर दिए। मूट कोर्ट ये होता है झूठ मूठ को मूट कहते हैं। हाँ, झूठ मूठ का कोर्ट होता है वो, यानी कि आपने एक तरह से एक इनेक्टमेंट जो आप देखते हैं ना कि कुछ चैनल्स पे भी आता है वो लॉ के, जी ख्वाजा नवीद की अदालत, हाँ ख्वाजा नवीद की अदालत, इस तरह से और कुछ शोज आते हैं। ख्वाजा नवीद साहब एक असल वकील है भाई सुप्रीम कोर्ट के। जी, ये भी कम लोगों को पता है। मतलब वो ये कि तुलबा तालिबात से कहा जाता है कि अपने क्लासरूम में एक कोर्ट बनाए, एक जज बने और पूरा जो है ना एक जिस तरह से इनेक्ट करें कोर्ट को। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ानी चाहिए ना। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, हो भी रहा है ऐसा। जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है, वैसे ही मैं यादा करूँ बात का,
वो जामिया प्रोग्राम है, उसका 3 साल में हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप देखिए क्या क्या मुसीबतें हैं। LAT आपको करना ज़रूरी है, लॉ एडमिशन टेस्ट, 5 साल का अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर आप अगर एक्सटर्नल डिग्री आप ले रहे हैं तो उसके पैसे अलग हैं। कम से कम 10 से 15 लाख साल के आपके पास होने चाहिए खुले, कि आप 1 साल पढ़ लें एक्सटर्नल प्रोग्राम। यहाँ पर मुल्क से बाहर अगर आप बरतानिया जाके पढ़ रहे हैं तो हेल्प यू गॉड, ठीक है। अच्छा भाई, फिर आपने तकरीबन 40-50 लाख रुपए लगा कर पढ़ लिया, LLB कर लिया। अब क्या करेंगे? अब आप C लॉ देंगे, स्पेशल इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम, सिंस यू आर अ फॉरेन ग्रेजुएट। तो इक्विवेलेंसी के लिए फिर आपको लॉ गेट भी देना पड़ेगा। द प्रॉब्लम्स डू नॉट एंड हियर माय फ्रेंड। सिंध जुडिशल अकेडमी में पूरा सिंध जमा हो जाता है वो लोग जो लॉ के लिए ख्वाहिशमंद है कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए। अच्छा, पंजाब में ये सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग आके वहीं पर उनको मिल जाता है, उनसे जो है ना उनकी तैयारी भी होती है और फिर उनको लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ पर सबको सिंध जुडिशल अकेडमी बुला लिया जाता है जिसकी तैयारी SM लॉ कॉलेज में होती है। 15 दिन का वो मैंडेटरी कोर्स है। मैं यही सोचता हूँ वो बच्चे बच्चियाँ कैसे रहेंगे यहाँ पर, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और कराची दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, दिन ब दिन चले महंगा नहीं भी हो रहा तो आप जहन में पता नहीं क्या चल रहा है, लोग चलते हुए जा रहे हैं, आदमी को गोली मार दी, मोबाइल छीन लिया, जी पर्स छीन लिया। कराची का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो रोज़मर्रा कराची में रह रहे हैं उनके जहन में खौफ है बिल्कुल है जी के खड़े में। अगर आपको बाइक की आवाज़ आ गई गली के कोने में अकेले खड़े में तो आप क्या सोचेंगे कि दोस्त आए या दुश्मन? भाई आप देखें ना, हम लोग के जाते हैं बाइक या मोटरसाइकिल स्टार्ट रखते हैं पागल है, इतना महंगा पेट्रोल डला रहे हैं, हमें खौफ होता है कि भाई अगर कोई फॉरेन से आएगा, मोबाइल ले जाएगा, पर्स ले जाएगा, गोली भी मार देगा जी। और जो लोग कराची में नहीं रहते वही इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। आप 1 महीना कराची में रहें, आपको पता चल जाएगा। तो 3 साल वाला जो प्रोग्राम है फॉरेन, वो अच्छा है। हाँ, इसका एक डाउन साइड ये है कि उन लोगों को लोकल लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिविल प्रोसीजर क्या होता है, आग क्या चीज़ है, हवा क्या है, कुछ नहीं पता। CRPC भी पढ़ना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो उनको भी नहीं पता जो कि लोकल ग्रेजुएट है। 5 साल का कोर्स अलबत्ता इसको पाकिस्तान बार काउंसिल को रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेटिव हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने नहीं चाहिए। और 5 साल अगर ऐसे करें तो जामिया बनाएं। तो आपका पॉइंट आ गया कि इसको अपडेट करें, बेहतर करें। अच्छा ये बताएं, जजेस के हवाले से जो एक तरह हमारा जहन बना होता है कि वो पता नहीं बहुत ही पुरतायु ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके साथ वो उनके पूरा दारोगा आ रहा है और एक वो मर्सिडीज़ से उतर रहे होंगे। अब तो वैसे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने 2 मर्सिडीज़ भी वापस कर दी। तालियां। बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, सूफी मिजाज आदमी है कि वापस सूफी पर एतमाद है आपको? हाँ, सामान वापस कर रहे हैं। अभी तक तो है वहाँ चीफ जस्टिस है, उन पर एतमाद नहीं होगा, किस पे होगा? जब कश्ती डूबने लगती है सामान उतारा जाता है। ये जुमला लेकिन उनके लिए नहीं था। नहीं बता, हमें तो एतमाद है बिल्कुल कि जाहिर है कि उन्होंने कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे सेट किए आके कि जिससे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है और इंशाल्लाह आएगी। नहीं, अगर आप फेयर कमेंट मांग रहे हैं तो मैं नहीं समझता। मैं ये इस सब को मैं एक कॉस्मेटिक चेंज मानता हूँ। देखें, अदलिया ऐसे ठीक नहीं हो सकती। अगर आपने मसलन आप लोग यह करते हैं कि एक जज साहब अपनी अदालत में सबसे पहले कुरान चलाते थे और वही सबसे बड़े राशि थे जी। और वो लोग जो कि अल्लाह रसूल कर रहे होते, मैंने ये देखा होते हुए, एक जज साहब खड़े हो उनके सामने हम प्लीडिंग कर रहे थे, कहते भाई मुझसे ज़्यादा इंसाफ पसंद आपने नहीं देखा होगा, मेरे सामने अगर खड़े होंगे तो कोई ऐसी टेढ़ी बात नहीं कीजिए, मैं पकड़ लूँगा। अच्छा भाई, उनके बारे में पता चला कि वो जो भी मामला जी जी। लेकिन बताए जजेस पर जो प्रेशर है और जजेस के जो मसाइल हैं वो आप कैसे देखते हैं? जजेस पे बहुत प्रेशर है, जजेस के बहुत सारे मसाइल हैं। जब मैं जज कह रहा हूँ तो मेरी मुराद देखिए, आप एवरी जज मतलब एवरी जज इज़ इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर जजेस ना। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं टॉप टियर, फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी टॉप टियर, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसको सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहा जाता है, झेली या मातहत अदालत है ना, ATC आ जाती है जी। वो झेली मातहत अदालत है, ATC भी है, ट्रिब्यूनल्स के लेवल पे उनको ATC कह लीजिए, लेबर कोर्ट जी, लेबर कोर्ट, हाँ लेबर कोर्ट आ जाती है, लेबर कोर्ट, नारकोटिक्स कोर्ट आ गया, बैंकिंग कोर्ट आ गया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आ गए, और वो एक आती है ना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, अकाउंटेबल नायब आ गया। मतलब ये वो सारी कोर्ट्स है जो मैं खबरों में लिखते रहते, सुर्खी जमाने में आया है। तो ये सारे के सारी जो झेली अदालतें हैं, इनको खौफ होता है कि इनके सर पे तलवार लटक रही है। अब एक जज में, आप जुडिशल मजिस्ट्रेट है, हम वही वाली बात ना, गुज़िश्ता से व्यवस्था हो गई, वो लड़का या वो लड़की जो चाहता है, मतलब अपना ख़ानदान कौन नहीं बनाना चाहता, कौन अच्छे पैसे नहीं कमाना चाहता, वही जजेस जस्टिस सज्जाद अली शाह
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनका एक बड़ा वाक़या अच्छा याद आया, जिनके बेटे को अगवा कर लिया गया था, उनकी बात कर रहा हूँ। वो वाले सज्जाद अली शाह नहीं, जिन पे आपके कान खड़े हो गए हैं, जिनकी दौर में हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट पर, अभी के सज्जाद अली शाह, वैस अली शाह साहब को जी जी जी, उनको अगवा किया गया था। मेरे भाई साहब ने पढ़ा उनसे। जी 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 जी। तो सज्जाद अली शाह साहब के सामने एक वकील साहब केस चला रहे, तो वो उनको बता रहे कि सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इसका तो यूँ नोटिस जाएगा, वो नोटिस जाएगा। वो चश्मा यहाँ जमाते थे, ऐसे करके कहने लगे, आपको पता है कि मैंने भी वकालत की यार, मैं वेस्पा पे आता जाता था, तो मुझे मत बताएं कि क्या होता है, मुझे पता है कि क्या होता है। तो वो कहते हैं ना, ही इज़ अ ग्रास रूटर नॉट अ पैराशूटर। तो ग्रास रूट से आया हुआ आदमी, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या चल रही है। वो पापा की प्रिंसेस वाली बात नहीं होती उनमें कि यहाँ पे आए और वो अपॉइंट हो गए और चले गए। मेरे ख्याल से तो फाइज ईसा साहब हमारे इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी उनकी एक लंबी जर्नी है यहाँ तक आने की। वो ग्रास रूटर ही है, ग्रास रूटर भी हैं, लेकिन वो मुतमव्विल खानदान से भी हैं। इनकलाबी किस्म की उनकी जिंदगी हमने सुनी। चलो हाल आगे चलते हैं, आप मदह कर लीजिए। नहीं भाई, मैंने ना पाबंदे ल है ये नाला, ना पाबंदे न है, कर लीजिए। मैंने तो भाई जो अखबारों में पढ़ा है, जो सहाफ़ी दोस्तों सुने, हम तो वही बताएंगे ना। तो मुंसलिक क्यों नहीं करते उन्हें अखबार के साथ। खैर, अर्ज़ हमारी ये थी कि ये वाले जजेस जो इनके जहन में ख्वाब होते हैं, वो 1,70,000 रुपये अब सैलरी है जजेस की, अब बढ़ गई हो खुदा करे, 18वें ग्रेड में अपॉइंट होते हैं। फिर ये वो कोलू का बैल बन जाते हैं, जो आपकी प्रोविंशियल सर्विसेज के ज़रिए आए और सिविल सर्वेंट हो गए आप कह लीजिए, और उनको मॉनिटर कर रहा है हाई कोर्ट का एक जज, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का। उनके पास दिन में कम से कम 150 केसेस लगे हुए हैं। 150 केसेस, हाउ इज़ इट ह्यूमेनली पॉसिबल टू एडमिनिस्टर? 8 बजे भी अगर आप आ गए और 3 बजे कोर्ट ख़त्म हो जाता है, 4 बजे स्टाफ चला जाता है, जज बैठ जाए 5 बजे तक, कभी कभी कोई जज बैठता है, उनके पास बहुत प्रेशर होता है, तो वो कैसे देखेंगे? हम जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप कह लीजिए मलीर और वही बवाजना है, सिटी कोर्ट और मलीर कर ले। मलीर में जजेस के कुछ, मुझे एक जज साहब बता रहे थे जो पहले सिटी कोर्ट में तैनात थे, फिर मलीरा, कह लेंगे मोहम्मद अली भाई मेरा बाथरूम ज़्यादा बड़ा है मेरे चेम्बर से जो वहाँ था सिटी कोर्ट में मुझे मिला हुआ। अब ये उन्होंने हंसते हुए बात कही थी, लेकिन देखें एक सच्चाई है ना इसके साथ। वो आपके वर्किंग कंडीशन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है जी। एक केस चला रहे हैं हम अपने दोस्त के साथ, वो मर्डर ट्रायल था। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, और वो चल रहा है एक पता नहीं जो बड़े टिपिकल से नाम होते हैं ना, फला पत्थर, फला कालिया, बच्चा रॉकेट, ऐसे नाम लड़के के, और उस पर केस चल रहा है। वो लियारी गैंग वॉर वाले कुछ केसेस है। वो हाथ बांध के खड़ा हुआ है क्योंकि उसके हाथ पे जंजीर थी और हैंडकफ था। समाज जब ख़त्म हुई तो उस बच्चे को, वो जुवेनाइल केस था, लेकिन हम इसी बात पर प्लीड कर रहे थे कि कत्ल तो उस शख्स ने शायद किया था, लेकिन जुवेनाइल मसला था और दीगर बातें भी थी, तो हम उसको डिफेंड कर रहे थे। जब समाज ख़त्म हुई तो उसने हाथ उठा के कहा, या जी वकील साहब क्या हुआ? तो मेरा दोस्त, वो सिगरेट पीने की आदत है, उसने कहा यार सिगरेट दे, सिगरेट दे। वो अपनी जेब में हाथ नहीं डाल सकता था, तो उसने अपना हाथ उठा के कहा कि मेरी जेब से निकालना है। तो हाथ बंधे में उसने हाथ यूँ किया, तो हमारे दोस्त ने उसकी जेब से सिगरेट निकाल ली। अब जब सिगरेट निकाल ली तो उसके पास लाइटर नहीं, लाइटर लिया तो संतरी जो उसकी जंजीर पकड़ा हुआ था, कहने लगा सब मेरे पास है, उसकी सिगरेट जला दी। तो आप देखें वहीं जो दो दुश्मन बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे हाउस ऑफ कार्ड्स एक ही जगह चला जाए, सारे शतरंज के मोहरे, और एकदम से एक फ़िज़ा जो मुकद्दर सी है, वो आप कह लीजिए उसमें थोड़ी सी एक होप आ जाती है, थोड़ी सी उम्मीद की किरण आ जाती है, या आप कह लें कि यार इसी सिस्टम में लोग जी रहे हैं, लेकिन इसी सिस्टम में लोग थ्राइव कर रहे हैं। वो जो पुलिस वाले ने कहा अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते हैं, सही है साहब ये लोग। मुझे मतलब एट टाइम में खड़ा हुआ मैं कहना है कि ये तो नॉवेल का सीन है भाई, इसको लिखना कलम, ये आपको पहली दफ़ा मैं जो है शायद मीडिया पे बता रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात थी, हंसी भी आई मुझे। खैर, तो वो दिन था, जजेस को हम देख रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त जो LLM में हमारे साथ पढ़े, वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ था, तो वो यही कह लेंगे कि भाई प्रेशर कितना है और कौन आता है और क्या करता है। और जो मातहत झेली अदालत है उसमें एक और मसला है, जज से आपका कुछ, आपने कोई भी बात कही, अभी कल ही की बात है, हमें केस चला रहे हैं, उसमें जज बिल्कुल भी बायस नहीं है। जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। जो अदर साइड हमारी थी, मुखालिफ वकील, उनके सामने हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो लोग बात कर रहे थे वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, वो कोर्ट को एड्रेस करते हैं। सही है, योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, मी लेडी, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, बात कर रहे हैं हम। मैं हुजूर हुजूर कह के बात कर रहा हूँ, मुझे रोक के कह रहे हैं ये आप शायरी करने के लिए कोर्ट में आए? तो मैंने कहा आप बता दें कि मैं कोर्ट को कैसे मुखातिब करूँ ऑनरेबल, अंग्रेज़ी में करूँ, उर्दू में करूँ, सिंधी में करूँ, मुझे सिखा दें। आपको फारसी भी आती है? तो वो चुप हो गए। फिर दोबारा क्या कहने लगे जज को कि जज साहब
वकील साहब मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपसे कैसे बदतमीज़ी कर सकता हूँ, मुझे बताएं। फिर कहने लगे मैडम आप केस सही नहीं चला रही। जज कहने लगी लॉ पॉइंट पे मुझे या राज़ी कर लीजिए, कायल कर लीजिए, या फैक्ट पर कर लीजिए, आप तो कोई बात नहीं कर रहे। 100 बातों की एक बात आप कर रहे हैं, वो ये कि आपका क्लाइंट जो है वो मासूम है और ये फैसला मैं करूँगी, आप थोड़ी करेंगे, आपके कहने से कोई कानून थोड़ी बन जाएगा। तो वो पता है उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना बड़े लड़के लेकर आ गए। वो पहले खुद आए, पहले पहले फिर खाने खाना हो गए। पहले खुद आए, फिर अपने भाई को भेजा, फिर अपने बड़े भाई को भेजा, जो 4-5 भाइयों की फ़र्म है। और जब उनसे कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी जज के ख़िलाफ़ कि आप हमारे ख़िलाफ़ क्या हैं, बायस्ड हैं, आप जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हैं। और जज बाकायदा इस पर परेशान हो गए, कहने लगी मैं जानिबदारी कैसे कर सकती हूँ, कोई है बात तो ले आओ, ओपन कोर्ट में बात है, मैंने चेम्बर में थोड़ी हियरिंग की है। तो ये बातें होती हैं लोग। इसमें नुक्ता हमने सीखा कि जो हियरिंग है वो ओपन होनी चाहिए, वो कहीं बंद कमरों, बंद जेलों वगैरह में नहीं बंद किवाड़ों को मुकफ़ल करेंगे आप तो ये सज़ा मिलेगी। जो भी ऑर्डर होता है जी, उसके आखिरी लाइन ये ज़रूर लिखी हुई होती है, अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। उम्मीद है मजमा वहाँ तक पहुँच गया होगा। जी पहुँच भी गया, बल्कि उसने लंगर अंदाज भी हो गया। अच्छा ये बताए, तो पुलिस का जो रोल होता है प्रोसिक्यूशन वाले मामले में, वो कितना अहम होता है, उसके अंदर क्या मसाइल का यहाँ पर आप लोगों को सामना होता है? पुलिस का बहुत अहम रोल है। और एट टाइम्स अब जब जो भी बात आ रहे हैं ना, तो हम जो है ना वो अपने मेरे मशहूर मुकदमे से बात शुरू कर रहे हैं। तो बात फिर आ जाती है, एक केस में हमने देखा कि एक SHO साहब ने 2 फरीक़ैन को कानों से पकड़कर बैठा लिया यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम में, यानी SHO के अपने कमरे में, और धड़ल्ले से उन पर एक मुसल्लत किया सेटलमेंट एग्रीमेंट और लिखवाया उस पर कि ये SHO फलां थाने की निगरानी में किया जा रहा है, साइन करो, नहीं करोगे तो कव्वे को कह रहा है कबूतर अरे अरे। अच्छा भाई, उनसे साइन करवा लिया, उनको सदुकोप भी किया, उनको पिटवाया भी, फिर उनको कहा कि जो चेक्स आपने दिए हैं उनको आप रुकवाएंगे नहीं, वरना हम आपको दोबारा उठा लेंगे। तो उनको बचाने के लिए हमें 22A भी फाइल करनी पड़ी। हैरेसमेंट से बचने की जो प्रोटेक्शन की आपके पास सबसे क्विकेस्ट रेमेडी होती है। और उसमें सियासी लोग भी इन्वॉल्व थे और उनके भाई भी इन्वॉल्व थे, जो ख़ुद भी एक सियासतदान है, ख़ुद भी बज़ाम ख़ेश बड़े वकील हैं। वो भी आए भाई को बचाने अपने। तो उनके सामने रखी कि ये रियासत का एक हिस्सा, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है पुलिस, ये पार्टी बन रही है, इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को सिक्योर करे, ना कि उनको मैनिपुलेट और कंट्रोल करे। ये इसका है ही नहीं काम। इस इंसाफ को सस्पेंड करे। जज ने मेरी बात देखी, और वही जो कह रहे थे ना कि मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ, उन्होंने उनको देखा जो थे सियासी, कह लगे अरे आप वो हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मेरी बात सुनिए, कह लगे नहीं ये तो ऐसा मामला है ना वकील साहब, ठीक है इनको प्रोटेक्शन तो मैं कह रहा हूँ SHO को कि वो इनको तंग ना करे, और आपके पास ये इख्तियार है कि आप कोई कानूनी रिकॉर्ड्स अपना लें, क्योंकि ये कारोबारी मामला है। तो ये बात होती है। जजेस उस नुक्ते पर दोबारा आते हैं कि जजेस को परेशान भी किया जाता है। जजेस के पास इतना काम होता है, वो जो मैंने लिखा ना कि बिल्कुल बरतानवी घरों की तरह, नो वे टू गो बट इंडोर्स। इतने छोटे छोटे आप कह लें कमरे होते हैं, उसमें ऐसे फाइलें रखी हुई होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप मोर्चे पर आ गए, बंदूक रखें और फायरिंग शुरू कर दें। इतने बड़े बड़े फाइल्स हैं बाकायदा जो है ना वो मुकदमों के। मुझे जैसे वो वाक़या याद आ गया ATC का, वो शायद आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो या TV में सुना हो कि वो एक जज साहब ने एक पुलिस वाले से पूछा कि आपके हाथ में क्या है, जुल्फों के उसने झटका दिया कि यूं कि कैसे चलता है, पिन निकाल कर वो यार ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन कोई अच्छी बात भी होगी पुलिस वालों के बारे में, जो कुछ बहुत अच्छी बात हमें नजर आया कि भाई पुलिस अगर अपना काम सही करे तो लोगों को इंसाफ की फराहमी में कितनी आसानी हो सकती है। पुलिस अपना काम सही करती भी है। मैं आपको देखें, मैं IG ऑफिस में जो आपका CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, उसमें फिदवी भी ट्रेनिंग कराने जाता है। फिदवी से मदद होता है मैं खुद। अच्छा हाँ जी, मैं खुद बकलम खुद स्कूल ऑफ फाइनेंस है, वहाँ मुझे मौका मिला कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन कराया जाए KMC के साथ साथ। तो उसमें DIG लेवल के हो गए, SHOs हो गए, और जो ग्रास रूट लेवल है उनका, जिसमें उनके अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क्स, और जो ऑफिसर्स हैं, जो मुहर्रिर हैं, कोर्ट मुहर्रिर जो है वो आप कह लीजिए कि वो मुंशी है उस पूरे थाने का। जो भी चीज़ लिखेगा वो मुहर्रिर लिखता है। आपको पता है ना, मुहर्रिर नाम ही है तहरीर करने के लिए जी, वो बड़ी मुश्किल से उर्दू में लिखते हैं जी। SHO गश्त पर जा सकता है, मुहर्रिर गश्त पे नहीं जा सकता। मुहर्रिर 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। तो मुहर्रिरीन जो है आपके, आप कह लीजिए कि कराची के 70% थानों को मैं ट्रेन करवा चुका हूँ इस पर ना, उनकी ट्रेनिंग।
उसमें वो बात मुझसे कहते थे ना, वही मैंने उनसे ये बात खुल कर रखी कि लोग हमें भी ये कहते हैं कि हम खाओ पी रहे हैं और आपके के लिए भी ये बात मशहूर है। और जब ये स्कूल ऑफ फाइनेंस में चीज़ शुरू हुई IG ऑफिस में, दीगर वो ना बैनुल अक़वामी फंड के तहत होता है कि इसको ज़रा ब्यूटिफिकेशन करें और उनसे खा, तो लोग ये कहते थे ये खाने चाटने का ज़रिया है। मैं नहीं समझता इसको, क्योंकि आप जब कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो तब्दीली फ़ौरन नहीं आती। छोटे से बच्चे को अगर आप माजून खिलाते हैं तो वो मुक़व्वी ग़िज़ा तो है, लेकिन उससे वो बच्चा मर जाएगा। आप उसको, वो माँ परवरिश करती है तो उसे दूध पिलाती है, फिर उसे ठोस ग़िज़ा खिलाती है, हाँ खिलाती है जी। तो वो बच्चे की परवरिश में या एक दरख्त को सेंचने में, पौधे को परवान चढ़ाने में, या एक नस्ल को पालने में, माशरे को सुधारने में बहुत वक्त, यानी कि सब कुछ 90 दिन में नहीं हो सकता। 90 दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं क्विकली कि एक ऐसे प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है कि जहाँ पर ना आपने बताया डिप्रेशन का मसला, मतलब सोसाइटी बहुत बड़ा मसला है ये, हाँ, और ये रियल है, बिल्कुल रियल है। सोसाइटी की तरफ से रिपल्जन भी है ना, मजाक उड़ाना, तज़हीक करना, जुमले कसना। किसका? मतलब वकीलों का खुसूसी। ऑन अ सीरियस नोट, अगर हाँ, लो आज हम भी साहिब औलाद पे वो याद आ गया, इसका एक सही वर्जन जो है ना वो सुन भी लिया, लेकिन हमारे मुंह से सुन लें। पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिब आवाज हो गए। वाह वाह यार, बड़ा अच्छा है। हाँ, तो अच्छा नहीं वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब कि आप, मतलब डज इट हर्ट समटाइम्स कि यार ये क्यों हर वक्त ताना देना और मजाक उड़ाना, यहाँ पर आप यूज्ड टू हो गए एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट, या क्या है ये? बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गए, तो मैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। मैं कम से कम इसको इस नज़र से देखता हूँ कि everybody is intimidated by lawyers, but when they need one they are after one। क्या कहना, everybody is ना, आप देख लें वो लोग जो कि किसी की लीगल टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आप देखिए कि सियासत में मुश्किल कुशा कौन है, मुझे बताइए, है ना भाई? बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर वकीलों ने संभाला, वकीलों ने संभाला है ना, अभी देख लीजिए संभालते जी, वकील ही ने डाली हुई है नकील। लेकिन मैं इसमें ये बात आपको खुशी से नहीं बता रहा है, या जैसे आपको वो कराची के लिंगों में कहना चौड़ा होके बात बताने का मकसद ये है कि वकला कानून की मालूमात को बहुत अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे मज़लूम की दाद रसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदल गुस्तरी को एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए उस एक ही लेंस से। अगर इसमें आपने दर्द दिल और दर्दमंदी का पहलू गायब कर दिया तो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है अंग्रेज़ी, चंगेज़ी भी रहती है लेकिन अंग्रेज़ी भी रहती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा आपने अच्छा ये नुक्ता है कि वकीलों के लिए कि अगर आपका दर्द दिल नहीं है और एम्पैथी नहीं जी, है, एम्पैथी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक टेलीप्रॉम्प्टर को देते हैं। वो चीज़ जो AI कहता है ना कि AI रिप्लेस कर लेगा, AI रिप्लेस कभी नहीं कर सकता वकालत को। वो कैसे करेगा? अभी देखिए आप, AI के ज़रिए बनाई गई थी एक प्लेंट, उसको चैलेंज कर दिया। वजह क्या है? वो जिसने बनाई है आप उसके ओरिजिन को नहीं पा सकते, वो किसी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ने बनाई है, वो एक जिंदा आदमी नहीं है। AI की बात की तो हम दो बातें क्विकली करें। एक तो ये कि जो शुरू में हमने बात की थी हरासमेंट की, अब ये बड़ा मसला हो गया है कि तस्वीरों को AI इस्तेमाल करके ना वो लोगों के जो है वो गैर अखलाकी इमेजेस बनाने का एक बड़ा मसला है। तो एवरीबडी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस बात की ज़रूर तालीम दें कि भाई के प्रिवेसी का ख्याल करें। ऐसे लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे ना ऐड करें जिनको आप नहीं जानते, या फिर ये कि अपनी कोई प्राइवेट मालूमात या इस तरह के मामलात ना करें, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़े मसाइल हैं। और क्योंकि चूँकि अब हम लोग यहाँ पर 26-27 तलबा तालिबात के साथ काम कर रहे हैं ऑफ द स्कूल में, उनकी फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, फिर हमारी खानकाह है, मस्जिद का सारा मामला है, तो हम ये देखते हैं बहुत ज़्यादा कि लोग आकर शिकायतें करते हैं, और ज़ाहिर है कि वो बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल होती है। आप इसी तरह से वो बात कर रहे थे कि कोई यूट्यूब पे अगर कोई शाउट आउट देता है किसी को जो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि आजकल ना बच्चों को इन्फ्लुएंसर बनने का बड़ा शौक हो गया है। पैसा क्विक मनी है ना। हम जब बचपन में थे तो हमें लगता था जब हम बड़े होंगे तो गाड़ियाँ उड़ रही होंगी और एस्ट्रोनॉट्स बन रहे होंगे पाकिस्तान में, और लोग मार्स पे एलन मस्क के साथ जा रहे होंगे, और बाय द टाइम हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि अब सबसे बड़ा ख्वाब हमारे टीनेजर का ये कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाए। और लिखा हुआ है कि खाने के साथ ये पन्नी खाने के लिए नहीं है। हाँ, ये पन्नी खाने के लिए नहीं है, ये वाकई में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इंटेलिजेंस वहाँ तक चली गई है। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये हमारे जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके साथ स्कैम वगैरह होते रहते हैं ना, कि भाई किसी ने कहा कि भाई आप हमारी शर्ट की प्रमोशन कर दें तो आपको जितने 1000 रुपये दे देंगे, इतने लाख रुपये दे देंगे, फिर वो देते नहीं है। तो ऐसे सूरत में क्या और जिनको दे देते हैं और जो खरीदने वालों के साथ हाथ हो जाता है उसका क्या कहिएगा?
नहीं, पहले इसका तो बताया, पहले इसका कह लें जो पहले आप मजलूम की दादत ही तो कर लें। अच्छा वाह, एक हाँ हमने मजलूम डिफाइन आप कर सही दिया जज बने में आज। तो ऐसा है कि उनको जिनसे वादा किया गया और वो फानी की गई है, उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि वो रिकवरी का सूट फाइल करें। जितना पैसा उनका असल में ज़ाया हुआ है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट देखा जाएगा। अगर फरीक़ैन के यानी पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो नुकसान हुआ है उसको आप तखमीना लगाते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, और सिर्फ वो नुकसान आपको नहीं मिलता, आप डैमेजेस जो आपको माली नुकसान हुआ उसकी वजह से जो आपको जहनी कर्ब जिससे आप गुजरे, आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। तो एट टाइम्स अगर आपका 20-30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो वो एक्चुअल डैमेज है। जो आप एग्जाम्पलरी डैमेज मांगते हैं कि मेरा जो फला नुकसान हुआ या मैं इसके ज़रिए इकोनॉमिक लॉस हुआ है, मैं 5 मिलियन और मांगता हूँ, तो 30 मिलियन का मेरा असल में 3 मिलियन का असल में नुकसान है, 5 मिलियन मैंने और मांगा, तो आप इसको बना लेते हैं। मुआहिदा शिकनी भी है ना कि मुआहिदा शिकनी है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसमें ये ज़रूर है कि कोई आप इस तरह का कंटेंट बनाए तो उससे पहले आप चैट पे या कहीं रिटर्न में चीज़ें हों, ताकि आप अगर लीगली परसू करते हैं मसले के ऊपर तो कोई एविडेंस हो। अब ज़बानी कलामी क्या मुआहिदा हुआ है वो तो फिर एक लंबा चौड़ा झगड़ा है। अच्छा, क्विकली अगर आप ये बताएं कि आपका ना वकालत के साथ पढ़ाने का तजर्बा भी है। ऑफ द स्कूल में आपने फ़ारसी पढ़ाई है, ज़ेबिस में आप पढ़ाते रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपने काम किया है, तो जो आपकी टीचिंग साइड है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिर OTS में तो फ़ारसी पढ़ाने का तजर्बा है, वो कैसा रहा आपका? मेरी हमेशा से खुदा वंदे मुताल से दुआ रही कि खुदा मुझे असातिज़ा के साथ मशहूर करे, और ऐसा हुआ कि हबीब पब्लिक से हमने पढ़ाना शुरू किया जब मैं ख़ुद अंडर ग्रेड था। 10 साल हो गए इस बात को, और वहाँ मुझे जिन असातिज़ा का साथ मिला उसमें डॉक्टर अली अहमद नकवी शामिल हैं, डॉक्टर जमाल फातिमा शामिल हैं जो अभी हेड कर रही हैं A लेवल्स का प्रोग्राम KGS में, और फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ हम पढ़ाने की तरफ आए तो मैंने देखा देयर वाज अ नैक, जो इल्म की प्यास होती है ना वो, और ज़रूर आपको ह्यूमिलिटी की तरफ रखती है। तालिब इल्म कभी उसमें आप देख लीजिए कि हमेशा जो है खुदा उसको एक आजिज़ी और इज्जत देता है। मैं खुदा से यही दुआ करता था कि उलमा की मुझे हमनशीनी दे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं हेज कलम हेज सुखन हेज इबारत कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता। तो हमें उलमा की सोबत मिली, आप जैसे दोस्तों का हमें फैज़ान रहा मैसर। OTS गलत रेफरेंस दिया आपने आज की OTS में नहीं, खुदा आपको सलामत रखे, इस खानवादे पर अपनी बरकतों का नुज़ूल जारी रखे। OTS में हमारा आना हुआ, आपसे दोस्ती हुई, तो यहाँ पे तो भाई दोस्तों की एक कहकशा है हमारी। जी, दोस्ती तो पहले से थी। जी दोस्ती तो आपसे पहले से रिवायत भी पेश दोस्ती तो पहले से थी, लेकिन OTS में जिन दोस्तों का साथ रहा उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हसन ज़िया खान हो गए जो तुर्की भी हमें जिन्होंने पढ़ाई, फ़ारसी भी जिनके साथ हमने पढ़ी, और अरबी भी वो पढ़ रहे हैं अभी आपके हमारे साथ, और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही हैदर, ऐसे ही ऑन, इन सब से हमने सीखा। असातिज़ा से हमने ये बात देखी कि भाई आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, यही सर्वाइवल का ना हमारा एक कह लीजिए कि ज़रिया है। अदब से भी शगफ इसी वजह से रहा क्योंकि हमने ये बात देखी कि ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, वरना तो मटीरियलिस्टिक होकर आप रह जाएंगे और एक जो मैकेनिकल लाइफ स्टाइल है उससे निकलना पड़ेगा। तो अगर तो आपके बारे में जो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि आपने अदब पढ़ा तो वो आप उसको बरतते भी हैं, वो आपकी गुफ्तगू का हिस्सा है। जिस तरह कुरान पाक की आपने कई आयात का हवाला दिया गुफ्तगू के अंदर, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि तो कुरान को ना सिर्फ याद किया हो जैसे कि आप हाफिज़ हैं, बल्कि उसके तर्जुमे से वाकिफ़ हों और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट से आगाह हों, और फिर ये कि अपनी गुफ्तगू अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुरान पाक से किस तरह से इस्तेफ़ादा करना है। तो ये कैसे सिलसिला रहा आपका कि हमने हुफ़ाज़ तो बहुत देखे हैं लेकिन आप एक बड़े यूनिक हाफिज़ इस तरह से हैं कि आपको ना सिर्फ वो कुरान पे याद है बल्कि वो आयात का तर्जुमा याद है और वो आयात के कॉन्टेक्स्ट के साथ आप चीज़ों को बरतते हैं। मैं इस बारे में दोबारा खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी अच्छे मिले और असातिज़ा भी बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने ज़िंदगी में हर कदम पे हमारे कान भी खींचे, हमारी रहनुमाई भी की और हमें चीज़ें सिखाई भी। तो इस बार उनका शुक्रिया है, वरना मुझे क्या आता है। अच्छा, एक आपसे हमने एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी मैंने अपने पर्सनल पेज के लिए, उससे हम टेस्ट कर रहे थे पॉडकास्ट यहाँ ऑफ द स्कूल के लिए, तो उस पर आपसे बात हुई थी मदरसे की आपकी, कि आपका एक बड़ा यूनिक मदरसा है जहाँ पर मारे पीटे बगैर हिफ्ज़ करवाया जाता है। अगर हम क्विकली
उस बात का इरादा करें एक तहदीस नेमत के तौर पर यहाँ पे ये कि मज़ीद लोगों को बताने के लिए कि भाई हिफ्ज़ करना पॉसिबल है विदाउट बीटिंग समवन, विदाउट बीइंग क्रूअल एंड रूड। तो ये क्या कौन सा मदरसा था आपका, वहाँ पे क्या मामूलात थे? क्योंकि हमने वो आपसे भी सीखा और कुछ और दोस्तों के इस तरह के एक्सपीरियंस देखकर। तो ऑफ द स्कूल से कनेक्टेड हमारा मदरसा है, उसमें बिल्कुल सख्ती की हुई है कि मारना पीटना कोई इस तरह का रवैया ना हो कि जो मतलब गैर इंसानी सा लगे या वो तहजीब से हट के हो। तो हिफ्ज़ हो सकता है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत सख्ती हमने की हुई है कि भाई मारना नहीं है। आपका तजुर्बा क्या रहा मदरसे के एतबार से? क्योंकि ये एक बात समझी जाती है ना कि भाई अच्छा हाफिज़ तो उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक उसे डंडे से वो कूट कूट के उसका सत्यानास्ता कर दिया जाए। अच्छा हाफिज़ बन सकता है बिल्कुल। और देखिए इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर इस बात को देखते होंगे कि मदरसे में आपके जो यहाँ पर स्कूल सिस्टम है, अगर आपने डिसिप्लिन की सख्ती नहीं की तो आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ। इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। मेरे भाई सऊदी अरब से आया हुआ है, वो कहने लगा कि मुझ पे मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। कहने इतना चालान हुआ, इतना चालान हुआ, मैं फ़ोन हाथ में था, झक चालान हो गया, सीट बेल्ट नहीं बांधी, चालान हो गया, बहुत ज़्यादा। तो लोग केयरफुल हो जाते हैं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट ज़रूरी है। एनफोर्समेंट के बहुत से इंसानी तरीके हैं ना, मतलब अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत देखें तो वहाँ पर जो हमें नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरापा शफ़ीक़ व रहीम है। जिन मौक़े पर आपको बतौर इंसान गुस्सा कर भी लेना चाहिए था, वहाँ पे भी नहीं किया। जो आपके साथ लोग थे जो उम्र भर रहे, उन्होंने क्या कहा कि हमने हमेशा आपको शफ़क़त करते हुए देखा, गलती पर दरगुजर करते हुए देखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्फोर्समेंट करते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तरीका तो नहीं था जो हमने अब अपने मजहबी स्ट्रक्चर में अपना लिया कि बच्चे को मारते रहो। हमारे मजहबी स्ट्रक्चर में जो राफ़त और रहमत है उसका उनसर गायब अगर हो रहा है तो लोगों को सोचना चाहिए ये तो वो हल दीन इल्लल हुब, मोहब्बत के अलावा दीन में है क्या। और सबसे बड़ी यही बात है, वो शख्स जो मुरब्बी है, वो शख्स जो सिखा रहा है, वो नरम खू होना चाहिए। अगर आप में नरमी नहीं है, नरम गुफ्तार आप नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक शख्स अच्छा स्कॉलर तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छा स्कॉलर अच्छा टीचर भी हो। क्योंकि आप जो चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, सामीन को बता रहे हैं, वो आपके लेवल से नीचे है। आपको उनके लेवल पर आके उनसे बात करनी है और उनसे बताना है। जवाज़ खुदा के सबूत के लिए किसी बद्दू ने पूछा नबी अल्लाह से कि खुदा का सबूत क्या है। आपने फरमाया कि ये खजूर की अगर गुठली गिरी हुई है तो आप यही समझेंगे ना किसी ने खाई है। उनका जी ऐसा ही है कि आप समझ जाते हैं कि कोई है जब आप अपने आप को देखते हैं या लोगों को देखते हैं। तो नबी अल्लाह हर शख्स को, तो वो कह नाहनु माशरुल अंबिया नुकल्लिमुन्नास बिक़दरि उक़ूलिहिम, कि हम अंबिया का गिरोह लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, लेवल और उनकी समझ के मुताबिक बात करें। तो बस ये हमारे कहने का मकसद ये है कि भाई के नरमी और मोहब्बत का पैगाम बढ़ाए। मुझे अहमद जावेद साहब ने थोड़ी अच्छी बात कही इस हवाले से। उन्होंने कहा देखिए मारने का हक उस्ताद को उस वक्त है बिलफर्ज कि जब वो ये दावा करे और महसूस करे कि मैं इस बच्चे से एक बाप की तरह मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मन तो शुदम तो मन शुदी, कि अगर जिस तरह से एक बाप है वो बच्चे पे अगर सख्ती करता है तो फिर वो मोहब्बत में और उसकी खैर खाई में भी बहुत आगे जाता है। यही मेरे ख्याल से हम गुजारिश करते हैं अपनी रियासत से, अपने जजेस से, अपने हुक्मरानों से कि ज़ाहिर है कि अगर आपको खुदा ने एक काम तफवीज़ किया है और एक अथॉरिटी दी है तो फिर अब आप वैसा कल्ब भी पैदा करें कि जहाँ पर कम से कम ये नज़र तो आए कि ठीक है अगर चीज़ें फ़ौरन ठीक नहीं हो पा रही, सिस्टम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन कंपैशन तो नज़र आए, कोई पैशन नज़र आए चीज़ों को बदलने का। अनफॉर्चुनेटली जो मायूसी है वो बढ़ती जा रही है। हम किसी भी फील्ड में लोगों से बात करते हैं, जैसे आपने वकालत में बात की, तो जाहिर जा बजा मैं देखता रहा आपके एक्सप्रेशन से, आपके जुमलों से, आपके वाक़यात से कि मायूसी बढ़ती जा रही है और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हम अपने बच्चों को किस तरह से सोसाइटी में एक तवाना जहन के साथ एक अच्छा बड़ा ख्याल रखने वाला फ़र्द बनाए, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल होता जा रहा है। लेकिन बनाया जा सकता है ना। आप बच्चों से यही वही बार बार इकबाल आ जाते हैं, पैवस्ता रहे शज्जर से उम्मीदें बाहर रख। और जब आप बागी होते हैं तब आपको लगता है कि सिस्टम ख़राब है, मैं ठीक करूँगा। फिर जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं ना, आप कहते हैं कि मैं अपने आप को ठीक करता रहूँगा। चलो आखिर में अगर ऑफ द स्कूल के बारे में आप कोई कलमात खैर कहना चाहें। मैं ऑफ द स्कूल का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस इलाक़े में ऑफ द स्कूल तहदीस नेमत के तौर पे उन्हीं को सैराब कर रहा है जहाँ से ये चश्मा, जहाँ से ये सौता फूटा है। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हिमालय का पानी कराची में मिल रहा है तो हिमालय वाले क्या पी रहे हैं। और कुरान की भी आयत ये कहती है कि वमा अरसलना
मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहिम लियुबय्यिन लहुम, कि हर कौम में से ही उनके रसूल भेजे जाते हैं ताकि वो उनको मामलात को सही से बयान करे। तो बहुत ज़रूरी बात है कि नेटिविटी ना ज़रूरी है लोगों की, कि मामले को, हसासियत को जाने, लोगों को पहचाने, और ये कि लोगों को जानते हों कि उनके मसाइल क्या हैं। वो पैराशूटर होंगे तो कैसे जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ ये कि 2600-2700 तलबा तालिबात भी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर एक क्लिनिक का आपने आगाज़ किया है, जो डेली डॉक्टर बैठती हैं, वो क्लिनिक भी है, बल्कि फ्री है। फिर मदरसा है जहाँ पे लाइब्रेरी है। जी, फिर एक मदरसा, यहाँ पे हमने आरू प्लांट का इफ्तिताह किया है, तो जो जी इलाके में साफ़ पानी की किल्लत जी का जी एक जी, मसला है, तो उससे अब लोगों तक साफ़ पानी भी पहुँच मतबख रहा है। है असातिज़ा के लिए भी, और जो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, ताकि मतबख उनको, का तर्जुमा ताकि बता दें। बावर्ची खाना किचन, ताकि वो वहाँ पर उनको अच्छी गज़ा मिले, बिल्कुल ना, पाक व तैयब हलाल गज़ा। इल्मी और रूहानी ग़िज़ा के साथ जो है वो जी, खुराक की भी ज़रूरत है। प्लस बहुत से ये स्टूडियो जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर 2 साल तो इसको हो गए, और जो क्लासेस चल रही हैं, जो इल्म, ऑनलाइन क्लासेस भी चल जी, रही हैं। जो इल्म की तरवीज है, बिल्कुल जो हमारी फ़ारसी की क्लासेस आप देख सकते हैं, OTS पर्शियन लिखिए यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, और दीगर क्लासेस भी आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो मौजूद हैं। तो ये इल्मी अदबी खिदमत है। खुदा इस खानवादे को, खुदा इस इदारे को सलामत रखे, मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया लिए भाई। आखिर में आप सब देखने वालों के लिए पैगाम है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को सोशल मीडिया पे बुलिंग का सामना है, हरासमेंट का सामना है, तो उस पर चुप ना रहे। अली भाई जैसे वकील हमारे दोस्त हैं, और आप और भी वकीलों को जानते होंगे, ऐसे अच्छे वकीलों को, तो अपना मुकदमा ज़रूर पेश करें, इंसाफ के तलबगार ज़रूर बने। वो बात ठीक है कि वकील खुद नाउमीद नज़र आते हैं कि इतने लंबे लंबे केसेस चल रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त के साथ हज के मामले में फ्रॉड हुआ। उनको अपनी वालदा और अपनी अहलिया के साथ हज पे जाना था। 27 लाख रुपए जो 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 टूर ऑपरेटर खा गए। अब वो भी केस चल रहा है, आप जानते हैं, अदालत के अंदर, और वो तारीख पे तारीख दी जा रही है। और मुझे आपकी बात से समझ आया कि जो नॉन बेलेबल, जब आप चीज़ों को बेलेबल ऑफेंस बना देते ना, तो लोगों का फिर जो दिल गुर्दा बढ़ जाता है। उसमें यही है कि जो जिन्होंने पैसे खाए हैं हमारे मुताबिक, ज़ाहिर फैसला तो अदालत करेगी। अब चूँकि उनको बेल मिल गई है, चूँकि उनको तारीख पे तारीख मिले जा रही है, तो वो ईजी हो गए। और जो मजलूम है, जो विक्टिम है, जिनके पास सारे सबूत हैं, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि आखिरी दिन जब हज पे जाना था, उसी दिन उनको धोखा दिया कि भाई आप तो फ़्लाइट में नहीं बैठ सकते, आपके तो पैसे डूब गए हैं, और ये मसला हो गया, वो मसला हो गया है, हम पैसे वापस कर देंगे। और ज़िलहज से अब हम इस महीने में आ गए। और कौन सा महीना ये शुरू हो गया? जमातुल अव्वल का महीना है ना, ये जमातुल अव्वल है, जमातुल सानी का महीना सानी है, से आगे बढ़ जमातुल रहे हैं। सानी का महीना है। तो यहाँ तक आते आते अभी तक कोई इंसाफ मिला नहीं है। गो के हमने बहुत से लोगों से इस पर दरख्वास्त लगवाई, कोशिश करवाई। तो उम्मीद है आपके ज़रिए हम शायद कोई वकील या जज या अहले अरबाब इख्तियार देख रहे हो, तो गुजारिश ये है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए ज़रूर कुछ करें। मिलेगा। और देखें, अदालत आखिरी उम्मीद होती है ना। मैंने देखा उस प्रोसेस के अंदर, हम ये ना एक जुमला सुनते थे फिल्मी सा कि यार, कि जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो जो हज वाला स्कैम हो, तो हमने देखा कि हम यहाँ गए, वहाँ गए, मिनिस्ट्री में गए, सब जगह बात की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी के पास अगर कोई दरवाज़ा है इंसाफ हासिल करने के लिए, तो वो अदालत का दरवाज़ा है। अगर इस दरवाजे से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आदमी फिर यौम हश्र का ही मुंतज़िर होगा। उसके अलावा तो हाँ, कोई चीज़ मर बीच के में भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएं, किधर किधर जाएंगे। जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अली भाई। इंशाल्लाह अगले बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में आपका भी। फिर किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अली भाई के साथ ज़ाहिर है बिखरी बिखरी सी बातें हो सकती थी, तो वो बिखरी बिखरी सी बातें हमने जो है वो आपकी गोश गुजार की। बहुत शुक्रिया। लालो ज़मर्रुदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं।